बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम BA 5 सेमेस्टर सोशियोलॉजी के आज हम सेकंड पेपर को भी लेके आ चुके हैं। सोशियोलॉजी का जो हम सेकंड पेपर लेके आए हुए हैं, ये जो मॉडल पेपर आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं पिछले 2 वर्षों के सभी विश्वविद्यालय के पेपर को एनालाइज किया। उसी के आधार पर जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को उठाकर इस मॉडल पेपर मैंने रखा हुआ है। कुछ और भी इसमें एक्स्ट्रा प्रश्न मैंने जो ऐड किया है। यदि आपने कोई भी बुक नहीं लिया है और लेना भी नहीं चाह रहे, तो आप यदि यही मेरा कंप्लीट वीडियो देख लोगे, इन्हीं से आपका पूरा का पूरा पेपर जो है सॉल्व हो जाएगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। तो चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से इस मॉडल पेपर के हम साथ में आंसर भी लेके आए हुए हैं, जिससे आपको आंसर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस सॉल्व क्वेश्चन पेपर के माध्यम से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सोशियोलॉजी का आपका सेकंड पेपर है। इसका फर्स्ट पेपर मैंने ऑलरेडी जो है अपलोड कर दिया है, वो भी सॉल्व हमारा मॉडल पेपर ही है, क्वेश्चन पेपर ही है। तो उसको यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर जो है वो भी आपको जो है पेपर आपको देख लेना है। ठीक है, पेपर है आपका जो सेकंड पेपर, इसमें आपको पढ़ना है रिसर्च मैथोलॉजी इन जो है सोशल साइंस। आपका पेपर आपका जो है टाइटल है, पेपर का आपका नेम है। यूपी के जितने विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। 2 घंटा आपका समय मिलेगा। पूरा पेपर आपका जो 75 नंबर का औजित आपका कराया जाएगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों को सॉल्व करूंगा। इसमें जो है टोटल 10 आपके क्वेश्चन है। कुछ यूनिवर्सिटी में जो है 5 ही क्वेश्चन आते हैं। अब जिन यूनिवर्सिटी में 5 क्वेश्चन आएंगे तो उनके तो पूरे के पूरे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा। अब कुछ यूनिवर्सिटी में 10 क्वेश्चन आते हैं तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन। केवल मैं सेक्शन ए की बात कर रहा हूँ। बी व सी की मैं पूरी तरह गारंटी ले रहा हूँ कि यही पेपर के क्वेश्चनों से आपका सॉल्व हो जाएगा। ए में हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन अदर आपको देखने को मिल सकते हैं, 1 से 2 ही क्वेश्चन बस। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन इसी पेपर से आपके मिलते हैं, या फिर कह सकते हो सेम टू सेम आएंगे, फिर मिलते जुलते आएंगे। तो चलेगा, हम सीधे प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका है कि सामाजिक शोध क्या है, इसको समझिएगा। सोशल जो है रिसर्च क्या है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। पिछले सभी विश्वविद्यालय में 2 वर्षों में ये सभी विश्वविद्यालय में कॉमन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की मैं 100% की गारंटी भी लेता हूँ आपके एग्जाम में बनेगा। उसके बाद है परिकल्पना किसे कहते हैं। फिर है साहित्यिक चोरी किसे कहते हैं, आपके शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आपके बनेंगे। फिर है कि रैंडम सैंपलिंग क्या है, जिसको हम दैव जो है निदर्शन कहते हैं। तो निदर्शन किसे कहते हैं, दैव निदर्शन क्या है, हम दोनों की परिभाषाओं को स्पष्ट कर देंगे। इसकी विशेषता क्या है अभी हम जो है करा देंगे आपको। फिर है केस स्टडी क्या है, जिसको हम व्यक्तित्व जो है अध्ययन कहते हैं। ठीक है, तो चलेगा, हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ से कराएंगे। सबसे पहले सामाजिक शोध क्या, इसको समझ लीजिएगा आप। जब हम अपनी जो है सामाजिक जीवन के अनसुलझे सवालों के जवाब जो है खोजते हैं, मतलब जो है जब हम अपने जीवन के कुछ ऐसे भी अनसुलझे कुछ सवाल होते हैं, जब उनका हम जो है जवाब खोजते हैं, तो यह जो है पूर्ण रूपेण जो है प्रबंधित व क्रमबद्ध होती है। जब हम ऐसा प्रयास किया जाता है तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम सामाजिक शोध कहते हैं। मतलब जो है हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे जो है अनसुलझे सवाल होते हैं, जब इनको एक हम क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण रूपेण जब इसकी कह सकते हो इसकी हम खोज करते हैं, ठीक है, ये जो प्रयास किया जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी जो है संपूर्ण प्रक्रिया को हम सामाजिक शोध कहते हैं। सामाजिक शोध को अन्य कई नामों से जाना जाता है। सामाजिक जो शोध है इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि अनुसंधान, इसको अनुसंधान भी कहा जाता है, खोज भी कहा जाता है, अन्वेषण भी कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सामाजिक शोध ना पूछ करके, ठीक है, पूछ ले अनुसंधान किसे कहते हैं और खोज किसे कहते हैं, फिर अन्वेषण किसे कहते हैं। तो जो शोध है और अनुसंधान है, खोज है, जो अन्वेषण, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कोई भी इसमें से पूछ सकता है, ठीक है, मिलते जुलते आपके जो है इस तरह के आपके शब्द का प्रयोग हो सकता है, लेकिन सभी का उत्तर जो है सेम ही रहेगा। फिर यहाँ से आगे लिखा हुआ है, जब किसी समाज से संबंधित समस्या को सुलझाने का प्रयास किया जाता है अथवा नई घटनाओं को ढूंढने का जो है, या जो है घटनाओं के बीच संबंधों की जांच परखने एवं जो है जांच पड़ताल में किसी भी वैज्ञानिक मानकों पर खरे उतरने वाली अध्ययन विधि को उपयोग में लाया जाता है, तथा उस समस्या का वो जो समस्या है उसकी घटना की जो सत्यता है इसकी परख करना ही संभव हो, उसे हम सामाजिक शोध के नाम से जो है संबोधित किया जाता है। मतलब जो है आप ऐसे कह सकते हो कि समाज से संबंधित जो है कोई भी जो है समस्या हो सकती है, उसको सुलझाने का प्रयास किया जाता है इसमें। तो जो घटनाएं होती हैं, ठीक है, उनको ढूंढने का, घटनाओं के बीच जो संबंध होता है उसकी जांच परख करने का,
एवं जो है जांच पड़ताल में किसी भी वैज्ञानिक मानकों का, मतलब जो है जांच पड़ताल में हम किसी भी वैज्ञानिक मानकों पर खरे उतरने वाली जो अध्ययन विधि होती है, जो अच्छी विधि होती है, जिसके द्वारा इसका अध्ययन जो है सही से कर सकते हैं, ठीक है, इसका उपयोग जो है में लाया जाता है इसको, ताकि हम जो अनसुलझे जो सवाल हैं हमारे समाज में, हमारे जीवन से, उनको हम जान सके, तथा समस्या या घटना की सत्यता की जो है परख करना भी जो है संभव हो। मतलब जो है जो घटना होती है उसकी सत्यता की भी जो है परख हो, ठीक है, उसे हम सामाजिक शोध के नाम से जो है संबोधित जो है करते हैं। आगे भी यहाँ से फिर लिखा हुआ संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जब समाज से संबंधित घटनाओं से ज्ञान के नए स्वरूप की प्राप्ति के लिए हम वैज्ञानिक विधि को जो उपयोग में लाया जाता है, तो इसे जो है सामाजिक शोध अथवा जो अन्वेषण के नाम से जो है जाना जाता है। मतलब जो है समाज में जो घटनाएं होती हैं समाज से संबंधित, ठीक है, इसके ज्ञान को नए स्वरूप से इसकी प्राप्ति के लिए जो हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं, उसका हम उपयोग करते हैं, तो इसे ही हम सामाजिक शोध के नाम से या फिर अन्वेषण के नाम से जो है जानते हैं, फिर जो है जाना जाता है। इतनी सिंपल सी परिभाषा आपको लिखना है। और भी बहुत सारे हमारे विद्वान हैं, ठीक है, समाजशास्त्री हैं, जो कि सामाजिक शोध की परिभाषा को अपन अपने शब्दों में स्पष्ट किया है, तो उनकी परिभाषाओं को भी हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ से पीबी यंग जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि शोध एक प्रकार की कार्य योजना है। शोध क्या है? एक प्रकार की कार्य योजना है जिसका तार्किक एवं जो है कंटिन्यूअस विधियों के माध्यम से नए तत्वों की खोज करना उद्देश्य है, तथा पूर्व से धारित सूचनाओं की परख करना एवं सीक्वेंस अंतर जो है संबंधों तथा घटना की विस्तृत विवेचना, उसको जो है चलाने वाले जो स्वाभाविक रूल्स हैं, इसका विश्लेषण करना इसमें जो है शामिल है। इसी को हम सामाजिक शोध कहते हैं, ठीक है। अगली परिभाषा हमारे महोदय मौसर जी लिखते हैं, ये कहते हैं समाज से संबंधित घटनाओं या फिर जो है समस्याओं से सत्य ज्ञान की उपलब्धता के लिए प्रतिबंधित अथवा व्यवस्थित खोज को ही हम सामाजिक शोध कहा जाता है। मतलब जो है समाज से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, ठीक है, इससे जो सत्य की जो उसमें होती है, जो इसमें सत्यता होती है ज्ञान की उपलब्धता के लिए, ठीक है, एक प्रतिबंधित अथवा जो है अव्यवस्थित जो उसको खोज किया जाता है, उसके बारे में जानकारी एकत्र किया जाता है, उसी को हम सामाजिक शोध कहा जाता है। अगली परिभाषा बोगार्ट्स जी लिखते हैं, ये कहते हैं सामाजिक रूप से रहने वाले व्यक्तियों की जिंदगी में गतिशील प्रक्रियाओं की खोज ही जो है सामाजिक शोध है। मतलब जो है समाज, जो कि समाज में जो है बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, उनके बहुत सारे समस्याएं होती हैं, ठीक है, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है गतिशील है, क्योंकि आज जो है भाग दौड़ की जिंदगी है, तो बहुत सारी मनुष्य की समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो इन प्रक्रियाओं को जो हम अध्ययन करते हैं, फिर इनके बारे में हम खोजते हैं, तो इसी को हम सामाजिक शोध कहते हैं। अगली परिभाषा विंटन जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि मनुष्य के समूह में पाए जाने वाले संबंधों की खोज करना ही सामाजिक शोध है। मतलब जो है मानव के समूह के मध्य, मतलब जो है मनुष्य के जो समूह के मध्य जो संबंध पाए जाते हैं, जो रिलेशन पाए जाते हैं, ठीक है, इन संबंधों को खोजना ही क्या है? सामाजिक शोध है, ठीक है। तो हम संक्षिप्त में यदि हम फिर कहें तो ये जो शोध है एक वैज्ञानिक कह सकते हो विधि है, जिसके माध्यम से समाज से जुड़ी जो समस्याएं हैं, जो समाज की घटनाएं हैं, उनको आपस में उनकी जो आपसी संबंध है तथा उत्पत्ति के कारण उसके क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, घटना कैसे जो है घटित हुई, और अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अध्ययन, उसका विश्लेषण करना, तत्पश्चात उसका निरूपण किया जाता है। यह सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक जांच जो है परख होता है। इसी को हम सामाजिक शोध कहते हैं। तो इतनी परिभाषा मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ से सामाजिक शोध के उद्देश्य को भी देखेंगे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में लॉन्ग में जो है देखने को मिलेगा, इसके उद्देश्य भी देख लीजिएगा। देखा जाए तो सामाजिक जीवन के वास्तविक स्वरूप सामाजिक अन्वेषण से जो है संबंध रखता है। सामाजिक शोध का मुख्य जो उद्देश्य है, ठीक है, कि सामाजिक जीवन की जो सच्चाई है, ठीक है, इसको कहाँ तक हो सके उसको तटस्थता के साथ जो है क्रमबद्ध रूप में जो है समझना, इसका उद्देश्य है। और भी इसका उद्देश्य है कि सामाजिक शोध का जो टारगेट है वो मात्र जो है ज्ञान को अर्जित करना नहीं है। मतलब जो सामाजिक शोध है इसका जो टारगेट है, इसका जो लक्ष्य जो है ज्ञान को अर्जित करना नहीं है, बल्कि अर्जित ज्ञान से समाज की जो समस्याएं हैं उसको सुलझाने में भी उपयोगी बनाना है। सामाजिक शोध के उद्देश्य जो है कुछ निम्नलिखित हम इस प्रकार कह सकते हैं, जैसे कि सामाजिक जीवन की वास्तविकता तथा सच्चाई के बारे में ज्ञान प्राप्त करना और नए नियम का विकास करना। मतलब जो है सामाजिक जीवन की जो वास्तविकता होती है, जो सच्चाई होती है, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना
और उसके लिए नए नियम बनाना। ठीक, जैसे कि कोई समस्या हो गई है तो उसको जो है कैसे उससे बचा जाए, उसकी जो है कैसे उसको जो है नियम बनाकर उससे बचा जा सके। तो ये सभी जो है जो सच्चाई होती है जीवन की वास्तविकता, तो उसके बारे में जो कह सकते हो ज्ञान होता है उसको प्राप्त करना और नए नियमों का विकास करना, इसी को हम सामाजिक शोध कहते हैं। अगला भी इसका उद्देश्य है सामाजिक समस्याओं को जो सुलझाना, क्योंकि जो सामाजिक शोध होता है, सामाजिक शोध के माध्यम से जो समाज की समस्याएं होती हैं उसका समाधान जो है ढूंढा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक जो है महीने में आपके जो है मेन जो कोई रोड हो सकती है जो कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली है, तो उस रोड पर कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, तो क्यों होती हैं, उसको जो है कैसे उसमें जो है सुधार किया जाए। तो इस तरह से हम सामाजिक शोध के माध्यम से भी कोई अन्य जो है समस्या हो सकती है समाज की, तो सामाजिक शोध का मतलब यह होता कि जो है वो घटनाएं कैसे घटित हुई, उससे हम कैसे जो है आगे बच सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है हमको बताने का प्रयास करता है, उसके बारे में ज्ञान हमको जो है देता है। तीसरा जो इसका उद्देश्य है प्रतिपादित विज्ञान सिद्धांत जो है उसको वैज्ञानिक स्तर पर जांच परख करना, इसका तीसरा उद्देश्य है। अब हम यहाँ से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि परिकल्पना किसे कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनेगा। परिकल्पना को यदि हम देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पर प्लस कल्पना। पर का अर्थ होता है चारों ओर, कल्पना का मतलब होता है अनुमान लगाना। ठीक है, तो अब इस तरह से कह सकते हैं समान अर्थों में यदि हम कहें तो चारों ओर का जो अनुमान लगाया जाता है इसी को हम परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, शोधकर्ता अध्ययन कार्य प्रारंभ करने से पहले विषय के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कुछ समान धारणाएं जो है बनाता है। इस प्रकार परिकल्पना किसी भी अध्ययन को एक निश्चित दिशा देने में जो है सहायक होती है। जैसे कि जो शोधकर्ता होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, तो किसी घटना के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्र करते हैं, पहले वहाँ पर जाते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, लोगों से जानकारी एकत्र करते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो शोधकर्ता होता है ये चारों तरफ की, ठीक है, जानकारी करते हैं, फिर एक अनुमान लगाते हैं। ठीक है, कि क्या यहाँ घटित हुआ है, कौन इसका जो है दोषी है, तो इस तरह से एक अनुमान लगाते हैं। तो इसी को हम परिकल्पना कहते हैं, सिंपल से परिभाषा। फिर आगे यहाँ से लिखा हुआ है किसी भी अनुसंधान या जो है सर्वेक्षण समस्या का चयन करने के बाद शोधकर्ता जो है समस्या के बारे में कारण संबंधी जो भविष्यवाणी है उसको करता है। शोध से पहले चिंतन कर लेता है और इस पूर्व चिंतन या पूर्व अनुमान को परिकल्पना या फिर जो है परिकल्पना या फिर उपकल्पना भी जो है कहा जाता है। मतलब जो है जो शोध होता है, शोध से पहले चिंतन कर लेता है, इस पूर्व चिंतन मतलब पहले जो चिंतन कर लेता है, धारणा बना लेता है। ठीक है, कि भविष्यवाणी करना। जैसे कि हम अभी आपको कहे कि मान लो आपका हम फेस देखे, हम बता दें कि ये जो है कैसा होगा, गुस्से वाला जो है बाला के हैप्पी कैसा है, तो इस तरह से पहले ही अनुमान लगा लेना किसी व्यक्ति के बारे में। ठीक है, इसी को हम कल्पना कहते हैं, कल्पना कर लेना। तो इस तरह से आपको लिखना है, और भी यहाँ से लिखा हुआ है, इसको हम समझेंगे। परिकल्पना एक जो है परीक्षण योग्य है, अनुमानित कथन है जो किसी जो है प्रयोग या अध्ययन में दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध की जो है भविष्यवाणी करता है। मतलब जो है जो परिकल्पना होता है दो या दो से अधिक चरों के बीच जो है भविष्यवाणी करता है। जैसे कि हम अभी बात कर लें, जैसे कि जो विद्यार्थी जो है सही से पढ़ाई करेगा उसके जो है अंक जो है अच्छे आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये दो चरों के बीच में जो संबंध बताता है, जो भविष्यवाणी करता है। जो विद्यार्थी नहीं ज़्यादा पढ़ेगा उसके नंबर कम आएंगे, तो इसी को हम कहते हैं परिकल्पना कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि प्रतिदिन जो है 2 बार दांतों की सफाई करने से जो कैविटी होती है उसकी होने की संभावना जो है कम हो जाती है। यह एक अच्छी जो है परिकल्पना है, क्योंकि इसमें स्पष्ट जो चर है दांतों की साफ सफाई, आवृत्ति, कैविटी की संभावना है, और जो है इसका परीक्षण किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप परिकल्पना के एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझो, भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि जो छात्र हैं जो नाश्ता करते हैं छात्र, ठीक है, तो वे जो है गणित की परीक्षा में नाश्ता ना करने वाले छात्रों की तुलना में जो है बेहतर जो प्रदर्शन करेंगे। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जो विद्यार्थी पढ़कर गए होंगे तो वे जो है जो विद्यार्थी पढ़कर नहीं गए हैं उनसे अच्छे जो है अंक प्राप्त करेंगे। आप ऐसे कह सकते हो, समझ सकते हो। अब दूसरा यदि हम एग्जाम्पल देखें तो जो लोग प्रतिदिन जो है सेब खाते हैं उन्हें जो है डॉक्टर के पास जो है कम जाना पड़ता है। तो ये थे परिकल्पना। ठीक है, दो चरों के बीच में जो है जो एक कह सकते हो अनुमान लगाया जाता है, कल्पना की जाती है, इसी को हम परिकल्पना कहते हैं। इस तरह भी समझ सकते हैं। और भी इसके एग्जाम्पल जैसे कि नींद और जो स्मृति, तो नींद की कमी
बढ़ने से जो स्मृति जो प्रदर्शन है उसमें कमी आएगी। मतलब भी यदि आपकी नींद कम होगी तो आपकी जो मेमोरी पावर होगी थोड़ी कम हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति 7 घंटे की नींद लेता है तो उसे जो है कम नींद लेने की तुलना में जो कम जो है थकान महसूस होगी। अब जाहिर सी बात है, आप काम करके आओ, यदि आपको 2 ही घंटा सोने के लिए दिया जाए तो आपके जो शरीर की जो थकावट है नहीं उतरेगी। जब प्रॉपर सोओगे, 7 घंटे 6 घंटे की नींद लोगे, तभी आपकी जो है कह सकते हो थकान उतरेगी। तो इस तरह से दो चरों के बीच जो संबंध है, ठीक है, इसी को हम परिकल्पना कहते हैं। और भी उदाहरण जैसे कि वाहन चलाते समय फोन पर बात करने वाले ड्राइवर से जो बात नहीं करते हैं, ठीक है, जो बात नहीं करते हैं उनकी तुलना में ड्राइविंग जो है कोर्स में गलतियां करने की संभावना जो है अधिक होती है। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे कि दो लोग बातें कर रहे हैं, एक लोग जो है वाहन चला रहा है, एक लोग अपने घर से बात कर रहा है, तो जो वाहन चला रहा है उसको जो है दुर्घटना उसके साथ हो सकती है, कोई घटना घटित हो सकती है, ठीक है। और इसमें आगे जो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि नियमित पौधे में जो है पानी देने से पौधा जो है बढ़ता है, उसमें बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो ये होता है परिकल्पना। अब हम यहाँ से साहित्यिक चोरी क्या है इसको हम समझेंगे। साहित्यिक चोरी आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है शॉर्ट नोट में, तो इसको समझ लीजिएगा। साहित्यिक चोरी का अर्थ होता है किसी और के शब्द, विचार, कामों को जो है उचित श्रेय दिए बिना उससे अपना मूल काम बताकर उपयोग करना। मतलब जो है किसी के जो है कोई शब्द हो, किसी ने लिखा हो, कोई लेखक ने लिखा हो, किसी के विचार हो, फिर किसी का जो है कार्य हो, ठीक है, तो उसको बिना क्रेडिट दिए उसे जो है अपना मूल काम बताकर उसका उपयोग करना, ठीक है। यह एक जो है बौद्धिक जो है बेईमानी एक गंभीर नैतिक उल्लंघन माना जाता है, खासकर शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में। जैसे कि यह जो है केवल लिखित पाठ तक जो है सीमित नहीं है। मतलब जो है जैसे कि किसी जो है पाठ को किसी ने लिखा है, कोई कहानी किसी ने लिखा है, तो उसकी कहानी को आप चोरी कर लो, बता दो कि मैंने इसकी कहानी को लिखा है, तो ये होता है साहित्यिक चोरी। फॉर एग्जाम्पल यदि हम दूसरे की बात की, किसी का सॉन्ग किसी ने लिखा है, आप उसका प्रकाशन करा दो, उसका सॉन्ग चुरा लो, कह दो कि मैंने जो इसको सॉन्ग को लिखा है, तो इस तरह से जो होता है इसी को हम साहित्यिक चोरी कहते हैं, ठीक है। आगे यहाँ से यही चीज़ लिखा हुआ है, यह केवल लिखित जो पाठ है उस तक सीमित नहीं है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, ठीक है, लिखित पाठ तक नहीं, किसी अन्य भी क्षेत्र में हो सकता है। बल्कि इसमें जो है जैसे कि विचार हो सकते हैं, डिजाइन हो सकते हैं, कोई आपने आर्ट बनाया है, ठीक है, किसी ने आपकी आर्ट को चुरा लिया, कह दे कि मैंने बनाया है। फिर एक संगीत किसी का चुरा लेना बिना उसको क्रेडिट दिए, अन्य प्रकार की सामग्री भी जो है इसमें शामिल है। साहित्यिक चोरी जो है जानबूझकर भी हो जाती है, कभी कभी जो है लापरवाही में, या फिर जो है कभी कभी अनजाने में भी जो है हो सकती है, लेकिन हर मामले में इसे जो है गंभीर अपराध जो है माना जाता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है साहित्यिक चोरी की, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी जो किताब या वेबसाइट में एक पूरा जो है पैराग्राफ कह सकते हो उसको कॉपी करना वर्ड टू वर्ड, ठीक है। मतलब जो है कोई किताब है या फिर कोई वेबसाइट का कोई जो है कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, उसको आप जो है वर्ड फॉर वर्ड उसको कॉपी कर लो बिना जो है कह सकते हो उदाहरण चिन्हों के, ठीक है। आप बता दो कि मेरे द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये होता है साहित्यिक चोरी। फिर यहाँ से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जो निदर्शन विधि क्या है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा 100%। अब निदर्शन विधि क्या है इसको समझ लीजिएगा। निदर्शन एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम सभी इकाइयों में से कुछ इकाइयों का चयन जो है अनेक स्वीकृति कार्य विधियों की सहायता से इस प्रकार करते हैं जिससे चुनी गई इकाइयाँ जो संपूर्ण विशेषताओं का जो प्रतिनिधित्व कर सके। मतलब जो है कुछ इकाइयाँ होती है, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि परीक्षा होती है, जैसे कि अभी यूपीपीएससी वाला जो पेपर हुआ है तो 60,000 उसको वैकेंसी कुछ थी उसमें। तो मान लो इतने लोगों ने जो है पेपर दिया, तो जितने उसको आवश्यकता होती है, जैसे कि लॉटरी का टिकट लगता है, तो जिसकी लॉटरी नंबर लगती है तो उसको जो है उसका नियम घोषित किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई पेपर हुआ तो जितने मेरिट से उसको उठाना है गवर्नमेंट को उसने उठा लेता है, तो यही है निदर्शन विधि, ठीक है। अभी हम आगे और आपको समझाएंगे विधिवत से। अब निदर्शन पद्धति की अब यहाँ से परिभाषा समझ लीजिएगा, जो कि यहाँ से फेयर चाइल्ड के अनुसार निदर्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक विशिष्ट समग्र में से निश्चित संख्या में व्यक्तियों विषयों जो है निरीक्षणों को जो है निकाला जाता है। मतलब जो है आप ऐसे कह सकते हो कि एक विशिष्ट कोई समग्र है, फिर कोई समूह है, उसमें एक निश्चित संख्या में से व्यक्तियों को निकाला जाता है, विषय या फिर जो है कोई निरीक्षण को निकाला जाता है। जैसे कि हम अभी आपको कह दें, जैसे कि एक कक्षा में जो है कुछ विद्यार्थी हैं, तो जो उसमें से टॉप करेगा तो उसकी जो है अलग जो है कह सकते हो उसका लेवल रहेगा, ठीक है। उसको जो है
कह सकते हो कि उसको अलग दृष्टि से देखा जाएगा, उसने टॉप किया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, जैसे कि जो लॉटरी का टिकट लगता है तो बहुत सारे लोगों को जो है लॉटरी दिया जाता है। उसी पर जैसे कि जो पेपर होता है आपका, तो पेपर सभी लोगों के लिए जो है सामान्य रहता है। ऐसा तो नहीं कि किसी को पेपर नहीं देने दिया जाता है, पेपर सभी के लिए कराया जाता है, सभी को वही पे जो है कॉपी मिलती है, ठीक है, वही क्वेश्चन पेपर मिलता है। अब जो विद्यार्थी ज़्यादा पढ़ लिख के जाता है वो अच्छे जो है नंबर प्राप्त करता है, तो उसका जो है सिलेक्शन हो जाता है। तो ये होती है निदर्शन विधि, ठीक है। अगली परिभाषा है से सिन पाओ यंग के अनुसार लिखी हुई है कि एक सांख्यिकीय निदर्शन जो है संपूर्ण समूह का जो है प्रतिनिधित्व जो है अंश है। अगली परिभाषा प्रोफेसर जो है एपीजे श्रीवास्तव के अनुसार संपूर्ण में से अध्ययन के लिए प्रतिनिधित्व पूर्ण इकाइयों के चयन करने की विधि का नाम निदर्शन। मतलब जो है संपूर्ण में से अध्ययन के लिए, संपूर्ण में से अध्ययन के लिए, या फिर जो है संपूर्ण, जैसे कि कोई वैकेंसी निकली तो 60,000 वैकेंसी है, बहुत सारे लोगों ने जो पेपर दिया, सभी लोग मान लो पास है, तो उसको कितने उठाने हैं। तो संपूर्ण में से अध्ययन के लिए या फिर नौकरी देने के लिए जितने लोगों को सिलेक्शन किया है, ठीक है, इसी को हम निदर्शन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा। अगली परिभाषा बोगार्ट्स जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि निदर्शन जो है रीति एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के वर्ग में जो एक निश्चित प्रतिनिधित्व का जो है चुनाव है, इसी को हम निदर्शन कहते हैं। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताओं को जो समझेंगे। जैसे कि जो निदर्शन है संपूर्ण सामग्री का एक जो है प्रतिनिधित्व जो है अंश होना चाहिए। निदर्शन एक जो है स्वरूप समग्र के अनुरूप में जो है छोटा हो। निदर्शन में शुद्धता अधिक मात्रा में होना चाहिए। निदर्शन जो है अध्ययन विषय के अनुकूल जो होना चाहिए। मतलब निदर्शन जो है ये विषय के अनुकूल होना चाहिए, ठीक है। अब इसके प्रकार को ऐसे समझेंगे। इसका जो प्रकार आपके एग्जाम में बनता है कि दैव निदर्शन क्या है। दैव निदर्शन जैसे कि दैव का मतलब होता है देवता, ठीक है। तो दैव निदर्शन का तात्पर्य वह निदर्शन है जो मनुष्य की अपनी इच्छा या निर्णय से नहीं, बल्कि जो देव योग से जो है चुना जाए। मतलब जो है ऐसा निर्णय, ठीक है, जो मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि देव मतलब देवता से जो है चुना जाए। वास्तव में देव निदर्शन शब्द का उपयोग उस समय किया जाता है जब समग्र में से प्रत्येक व्यक्ति या तत्व को चुने जाने का समान अवसर जो है प्राप्त होता है। इसी को हम निदर्शन कहते हैं, क्योंकि जो ईश्वर होता है किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। तो जब किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, सभी को समान अवसर मिलता है, तो उनमें से जब एक प्रत्येक व्यक्ति में से जब किसी व्यक्ति को चुना जाता है, जैसे कि लॉटरी का जो टिकट होता है, तो सभी व्यक्तियों को जो है उसका टिकट मिलता है, लेकिन एक विशिष्ट व्यक्ति की ही लॉटरी लगती है, ठीक है। उन सभी में से एक ही व्यक्ति की लॉटरी लगती है, तो जो कि अवसर सभी को दिया जाता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। अब हम अगला इसमें क्वेश्चन देखेंगे कि व्यक्तित्व जो है अध्ययन क्या है, जिसको हम केस स्टडी कहते हैं इंग्लिश में। तो किसी जो है व्यक्ति या समूह या संस्था जैसी एक सामाजिक इकाई का विस्तृत और जो है गहन अध्ययन है। मतलब जो है व्यक्तित्व अध्ययन क्या है, किसी जो है व्यक्ति या फिर जो है कोई समूह हो सकता है या फिर कोई संस्था जैसी जो सामाजिक इकाई है, इसको जब हम एक विस्तृत में अध्ययन करते हैं गहन तरीके से, जिसमें जो है उसके जो वर्तमान जो उसकी जो है बारे में हम जानते हैं, उसकी जो भूतकाल की जो स्थितियां है, इसका हम गुणात्मक रूप से जब अध्ययन कर उसके जो रिजल्ट है, उसके जो कारण है, उसके जो प्रभाव है, उसका जब पता लगाया जाता है, इसी को हम व्यक्तित्व जो अध्ययन कहते हैं। यह एक जो है शोध पद्धति है जो किसी भी विशेष विषय की गहराई में समझ विकसित करने और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करती है, जिसका उपयोग अक्सर सामाजिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में जो किया जाता है। तो इस तरह से इसके बारे में हमको जो है लिखना है, ठीक है। अगली यहाँ से और भी हमारे बहुत सारे विद्वान हैं जो कि व्यक्तित्व अध्ययन की परिभाषा को स्पष्ट किया है, जो कि हैं यहाँ से, जो कि वीपी युंग जी लिखते हैं। ये कहते हैं कि व्यक्तित्व अध्ययन जो है पद्धति किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह जो है व्यक्ति हो या फिर परिवार हो या फिर संस्था हो या फिर जो एक सांस्कृतिक समूह हो अथवा जो है संपूर्ण समुदाय क्यों ना हो, इसके जो है जीवन की खोज तथा विश्लेषण करने की जो पद्धति है, इसी को हम व्यक्तित्व अध्ययन कहते हैं। फिर है अगली परिभाषा जो कि ओडम जी लिखते हैं। ये कहते हैं व्यक्तित्व अध्ययन की एक जो प्रविधि है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्तित्व कारक, चाहे वह संस्था हो या फिर एक व्यक्ति हो या जो है समूह के जीवन की कोई पूर्ण घटना हो, ठीक है, इसका जब विश्लेषण उस समूह की किसी भी अन्य इकाई के संदर्भ में किया जाता है, तो इसी को हम व्यक्तित्व अध्ययन कहते हैं। अगली परिभाषा फिर यहाँ से जो कि बीजेंस जी लिखते हैं। ये कहते हैं व्यक्तित्व अध्ययन पद्धति गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है
जिसमें जो है एक व्यक्ति एक परिस्थिति या जो है संस्था का सावधानी पूर्वक एक पूर्ण विश्लेषण करता है। मतलब जो है व्यक्तित्व अध्ययन क्या है? व्यक्तित्व अध्ययन जो है गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है, या जो है किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी समाज के बारे में, ठीक है, या फिर किसी संस्था के बारे में, जब उसके बारे में सावधानी पूर्वक, ठीक है, पूर्ण विश्लेषण जब करता है फिर किया जाता है, तो इसी को हम व्यक्तित्व अध्ययन कहते हैं। फिर यहाँ से आगे परिभाषा जो कि गेडिंग से जो लिखते हैं, ये कहते हैं कि अध्ययन किया जाने वाला व्यक्तित्व विषय केवल एक व्यक्ति अथवा उसके जीवन की एक घटना अथवा विचारपूर्ण दृष्टि से एक राष्ट्र या इतिहास का एक युग भी जो है हो सकता है। मतलब जो है इसमें जो कि गेडिंग से जो लिखते हैं, कहते हैं कि अध्ययन किया जाने वाला जो व्यक्तित्व जो विषय है, इसमें जो है केवल जो है एक व्यक्ति ही नहीं, अथवा जीवन की कोई भी घटना हो सकती है, जीवन के विचार हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं एक राष्ट्र या फिर उसका इतिहास हो सकता है। तो परिभाषा के माध्यम से स्पष्ट किए हैं। फिर हम यहाँ से अगले जो इसमें क्वेश्चन है कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं, ठीक है, रिपोर्ट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। फिर इसमें अगला क्वेश्चन कि सांख्यिकी क्या है, इसको हम समझेंगे। फिर वर्गीकरण क्या है, उसके बाद कोडिंग क्या है, शोध में कोडिंग क्या है, इसको हम समझेंगे। फिर यहाँ से इसका बहुलक क्या है, तो इसको हम यहाँ से अंकित वाला क्वेश्चन आपको कराए दे रहे हैं। सबसे पहले बहुलक क्या है, अभी हम आगे क्वेश्चनों को बहुत ही बारीकी से रखे हैं। बहुलक तो जो अधिक बार इसमें आया हो उसी को हम बहुलक कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी जो श्रेणी दी हुई है, जो क्रमबद्ध एक संख्या दी हुई है इसमें, तो इसमें यदि हम देखें तो इसमें सबसे अधिक बार कौन संख्या आई हुई है। जैसे कि 8 को यदि हम देखें तो 8 एक ही बार आया है। 12 को यदि हम देखें तो 12 एक बार आया है, फिर 2 बार यहाँ से, फिर 3 बार, फिर आपका 4 बार, ठीक है। उसके बाद हम 14 को देखें तो 14 एक बार, ये 2 बार 14 आया है। उसके बाद आपका 16 जो है एक बार है, फिर आपका 12 क्योंकि हो गया, फिर आपका जो है 8 है, ये भी जो है एक बार है, 5 भी एक बार है। तो इसमें सबसे अधिक बार जो इसमें अंक है वो है 12। तो 12 ही इसका जो है क्या है, बहुलक है, जो अधिक बार आए, जिसकी संख्या पूरी श्रेणी में सबसे अधिक हो, वही संख्या की, ठीक है, उसी को हम कहेंगे बहुलक, ठीक है। अभी आगे आपको समझाएंगे, उससे पहले अब रिपोर्ट किसे कहते हैं, प्रतिवेदन लेखन क्या है, इसके बारे में समझ लीजिएगा। तो प्रतिवेदन लेखन क्या है, किसी विषय या घटना का कार्य योजना का एक व्यवस्थित संक्षिप्त जो है तथात्मक विवरण प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को हम प्रतिवेदन कहते हैं। मतलब जो है कोई जैसे कि कांड होता है, आप जैसे कि जो है किसी ने आपको मारते हैं, फिर कोई जो है आपकी जो है लड़ाई दंगा हो जाता, तो आप जो है थाने जाते, तो आप रिपोर्ट लिखाने जाते हो। तो रिपोर्ट में आप क्या लिखाते हो कि जो है इन्होंने जो है हमको मारा पीटा है, या फिर जितनी भी समस्या होती है आप जो है साफ साफ उनसे बताते हो, ठीक है, जाकर जो है थाने में। तो ठीक वही जो है रिपोर्ट होता है। जैसे कि कोई घटना हो गई, उसको जो है सही से कह सकते हो, उसको व्यवस्थित रूप से उसकी जो है छानबीन करना, उसकी निरीक्षण करना, ठीक है, तो इसी को हम जो है रिपोर्ट कहते हैं। तो रिपोर्ट क्या है, किसी विषय घटना कार्य योजना का जो है व्यवस्थित संक्षिप्त तथात्मक विवरण प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है, जो किसी जो है प्रत्यक्ष निरीक्षण या जो है छानबीन के बाद तैयार किया जाता है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य रहता है, प्रासंगिक जो है जानकारी को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना, ताकि जो पाठक है विषय को आसानी से जो है समझ सके, जो आवश्यक निर्णय है वो भी जो है ले सकते, ठीक है। रिपोर्ट क्या है, जैसे कि आप रिपोर्ट लिखाने जाते हो तो आप सही से रिपोर्ट लिखाते हो कि ये इसने हमको मारा है, तभी तो पुलिस आएगा, तभी तो उसको पकड़ के ले जाएगी, ठीक है, ताकि जो पुलिस होंगे जो उस पर कार्रवाई या फिर कोई अन्य विषय हो सकता है, तो उसको समझ में आए कि आपके साथ हुआ है क्या आखिर, तभी तो कोई जो है कार्रवाई कर पाएंगे आगे अधिकारी लोग। तो ये होता है रिपोर्ट। अब इसकी प्रक्रिया क्या है लेखन की, इसको भी समझ लीजिएगा। जैसे कि विषय के जो है चयन और जानकारी जो है जुटाना, तो जिस घटना या विषय पर प्रतिवेदन लिखना है उसका जो है स्पष्ट चुनाव करना, और उसके बारे में प्रत्यक्ष देखकर और छानबीन करके जानकारी जो है एकत्र करना, ठीक है। आंखों देखा कानों सुना, आप ऐसा कह सकते हैं, जब इसके बारे में जानकारी प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, एकत्र किया जाता है, इसी को हम रिपोर्ट कहते हैं। अगली इसकी प्रक्रिया जो है, ठीक है, वो है रूपरेखा तैयार करना। तो एकत्र की गई जो जानकारी है इसको एक जो है सुसंगठित रूपरेखा में व्यवस्थित करना, जिसमें उसका शीर्षक देना, उसका परिचय लिखना, विवरण देना, ठीक है, विश्लेषण करना, निष्कर्ष और सुझाव जैसे जो मुख्य बिंदु है उसको भी इसमें शामिल करना। फिर है तथात्मक जो है विवरण प्रस्तुत करना। तथात्मक मतलब होता है जो घटना हुई है इस विषय के बारे में सभी जो आवश्यक जो तत्व हैं, जैसे कि दिनांक, कब घटना हुई है, कब आपको मारा पीटा गया है, समय क्या था, ठीक है, आपका स्थान क्या है, कहाँ से जो है ये घटना हुई है, इससे संबंधित जो पक्ष है उनको भी प्रस्तुत करना। उसके बाद भाषा का प्रयोग,
तो सरल स्पष्ट जो है संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करना, जिससे जो पाठक है आसानी से जो है समझ सके पढ़ने वाला। फिर है समीक्षा और जो है संशोधन। तो प्रतिवेदन को सटीक और प्रमाणिक बनाने के लिए उसकी समीक्षा करना और आवश्यक जो संशोधन है उसको करना इसमें शामिल है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी की हम बात करें तो इसका जो फर्स्ट जो चैप्टर था, जो कि एजुकेशन में मैंने शायद जो है सांख्यिकी के बारे में काफ़ी विस्तृत मैंने चर्चा की है। अब यहाँ से भी सांख्यिकी को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे कि सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी जो है, जो कि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, गणित की एक शाखा है, मैथ्स की एक शाखा है, जिसमें जो आंकड़े होते हैं, ठीक है, संख्यात्मक डेटा, इसके संग्रह करना, उसको जो है संगठन प्रस्तुतिकरण उसको करना, उसका विश्लेषण करना और उसकी जो है व्याख्या का अध्ययन किया जाता है इसमें, इसी को हम सांख्यिकी कहते हैं। इसका जो उद्देश्य रहता है डेटा से जो सार्थक जानकारी है उसको निकालना रहता है और उसके आधार पर सही सही निर्णय लेना या जो है भविष्यवाणी करना। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें, जैसे कि हम बात करें, जैसे कि आपका जो इलेक्शन होता है, तो जब वोटिंग पड़ जाती है तो एग्जिट पोल वाले जो होते हैं ये जो है जाते हैं, जबकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, लेकिन सभी गाँव में नहीं जाते हैं, केवल एक दो गाँव में जाते हैं। वहाँ से जानकारी एकत्र करते हैं कि कौन सी पार्टी जीत रही, फिर उसी के निष्कर्ष पर पूरा जो है भविष्यवाणी कर देते कि वहाँ से उनकी पार्टी जीत रही है। तो ये भी सांख्यिकी के द्वारा ही संभव हो पाता है। और यदि हम बात करें फॉर एग्जांपल, जैसे कि लड़कियां खाना बनाती हैं, चावल जैसे कि पकाती है, तो चावल में जो है, जो कि चावल पक गया कि नहीं पक गया, तो इसमें से जो है एक दो चावल को लेकर हाथ में जो है इस तरह से दबाते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि चावल पका कि नहीं पका, क्योंकि सभी चावल को जो है चेक नहीं किया जा सकता है, केवल उन्हीं के आधारों पर एक निष्कर्ष भविष्यवाणी कर दी जाती है। तो इसी को हम सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, किसी जो है आंकड़ों का संग्रह करना, उसका संगठन करना, प्रस्तुतिकरण करना, उसका विश्लेषण करना, व्याख्या करना, इसी को हम सांख्यिकी कहते हैं। और भी यहाँ से इसका अर्थ लिखा हुआ है, जैसे कि सांख्यिकी का जो अर्थ है, ठीक है, इसके दो इसको रूप में हम समझ सकते हैं, जैसे कि जो है बहुवचन के रूप में। तो यह सांख्यिकी का अर्थ संख्यात्मक जानकारी या डेटा का जो संग्रह होता है, जैसे कि किसी कक्षा में छात्रों के अंक कितने हैं, ठीक है, किसी देश की जनसंख्या के आंकड़े क्या हैं, तो इस तरह से आप जो है एक आंकड़ा लगाया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आंकड़ा इस तरह से लगाया जा सकता है, जैसे कि जो आपने आपके साथ जितने भी हाई स्कूल पास किए होंगे, फिर इंटर पास किए होंगे, फिर जो है बीए है जो कि सेमेस्टर एक दो पास किए होंगे, तो आपको ऐसा फील हुआ होगा कि कुछ जो है परसेंटेज, जो कि आपके दोस्त करीब करीब आप ही लोगों की परसेंटेज के करीब हैं, कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत नीचे होंगे, बहुत जो कि जिनके ज़्यादा होंगे, तो ऐसे लोगों की संख्या कम होती है, जो कि एवरेज लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर यदि हम एक वचन में बात करें तो यह जो है सांख्यिकी एक विज्ञान या विधि है, जिसमें डेटा को संभालने, उसका विश्लेषण करने, उससे निष्कर्ष निकालने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी इसमें जो शामिल है, जिसमें हम माध्यिका बहुलक जो है इसमें जो हम इसके माध्यम से जो इसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्योंकि बात माध्यमातिका बहुलक की आ गई है, तो इसको भी जान लेना आवश्यक बन जाता है। तो इसको भी समझ लीजिएगा कि माध्यमातिका बहुलक क्या है। ठीक है, यह जो केंद्रीय परावर्त की माप है, जो कि डेटा सेट को जो है मापने का जो एक तरीका है। तो सबसे पहले हम माध्य क्या है इसको समझ लीजिएगा। तो माध्य क्या है, किसी डेटा सेट का औसत होता है। माध्य का है, कोई डेटा है उसका जो एवरेज होता है, इसी को हम माध्य कहते हैं। इसकी गणना जो है सभी संख्याओं को जोड़कर फिर उस संख्या की जो कुल संख्या होती है उसको विभाजित की जाती है। मतलब जो है पदों की योग बटे पदों की संख्या को हम माध्य कहते हैं। ऐसा सूत्र दिया हुआ कि माध्य इक्वल टू होता है सभी संख्याओं का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, कुल संख्याओं की संख्या कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें आपको उदाहरण दिया हुआ, एक सेट दिया हुआ है, इसमें 8 है, 9 है, 5 है, 6 और 7 है। तो पदों का योग इन सभी को जोड़ लो, जो कि 35 आ गया। अब इसमें संख्याएं कितनी हैं, जो कि 5 हैं, तो 35 बटे जो है पदों को योग बटे पदों की संख्या, तो 5 सत्ते 35, तो इसमें जो है इसका माध्य कितना आ गया, कहोगे 7 आ गया। तो ये होता है माध्य। अब हम यहाँ से माध्यिका को देखेंगे। माध्यिका की जब बात आती है तो माध्यिका किसी जो है क्रमबद्ध आरोही या फिर अवरोही कोई भी डेटा हो सकता है, इसके जो मध्य मान होता है, मध्य मतलब होता है जो बीच में मान होता है। जैसे कि हम अभी एक आपको संख्या लिख दें कि 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 और आपका 5, तो इसमें आप ध्यान से देखें तो इसका मध्यमान क्या है, तो कहोगे बीच की संख्या। मध्यमान का मतलब होता है, ठीक है, माध्यिका जो होती है, ठीक है, इसी को हम जो बीच में संख्या होती है इसी को हम माध्यिका भी जो है मध्यमान कहते हैं।
चलेगा। यहाँ से जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, जैसे कि ये आपका दिया हुआ है कि 2, 4, 5, 7 और आपका 9, तो इसमें जो है माध्यिका क्या है, तो कोई इसमें 5 माध्यिका जो कि बीच में है। दूसरा भी इसमें आपका सेट दिया हुआ है, जैसे कि यदि कोई सेट दे दे बीच में 2 संख्याएं आ जाए तो इसका माध्य जो है माध्यिका कैसे निकालोगे, तो इसमें जो बीच में 2 संख्या उनको आपको जोड़ देना है। जैसे कि 4 है प्लस का 6 है तो ये 10 हो जाएगा, इसका जो है आपको आधा कर देना है तो 5, तो इसका जो माध्यिका हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकालना है। विषम संख्याओं के लिए तब तो ठीक है, बीच में संख्या मिल जाएगी आपको। यदि कोई सम संख्या होगी तो इसमें 2 आपकी संख्या बीच में आएंगे, तो दोनों संख्या को आपको ऐड करना है, फिर इसका जो है 2 से आपको जो है भाग दे देना है, फिर आपको जो कि इसकी माध्यिका पता हो जाएगा। फिर है बहुलक। बहुलक जो है डेटा सेट में वह संख्या है जो सबसे अधिक बार जो है दिखाई देती है। मतलब जो है बहुलक क्या है, डेटा संख्या होती है, ठीक है, जो संख्या में अधिक बार दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात करें कि जिसकी आवृत्ति जो है बार बार होती है, वही संख्या उसी जो है कह सकते हो डेटा में दोहराई गई हो। तो ये जैसे सेट, इसमें जो आपका सेट दिया हुआ है, तो एक आपका जो है इसमें 2 बार इसमें है, 2 देखें थे हम तो 2 यहाँ से 3 बार 2 इसमें दिया हुआ है, 5 एक बार है, 3 एक जो है 3 एक बार है। तो इसमें जो इसका बहुलक है वो है आपका 2, क्योंकि 2 जो है 3 बार इसमें आया है। ठीक है, एक आपका 2 बार है, 2 आपका जो है 3 बार है, और ये सभी जो है 1 बार है। तो इसमें 2 जो कि सबसे अधिक बार आया है 3 बार, इसलिए इसका जो बहुलक होगा वही होगा। मतलब बहुलक जो अधिक बार उसी संख्या में आया हो वही अंक, उसी को हम बहुलक कहते हैं। आशा करता हूँ माध्यिका बहुलक आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी आपके डाउट जो नहीं रहेंगे। अब हम वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी परिभाषा, इसका अर्थ हम यहाँ से समझेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो वर्गीकरण क्या है, तो जब कोई आंकड़ा होता है उसका प्रारंभिक अवस्था में जब लिखे जाते हैं तो वह जो है अव्यवस्थित होते हैं। मतलब कोई भी जो आंकड़ा होता है, जो कलेक्शन होता है, उसको जब लिखा जाता है प्रारंभिक अवस्था में तो वे व्यवस्थित नहीं होते, अव्यवस्थित होते हैं। तो इसी व्यवस्था, जो अव्यवस्था होती है, ठीक है, जो आंकड़ों की जो अव्यवस्था होती है, इसको खत्म करना वर्गीकरण का उद्देश्य रहता है। मतलब जो है कोई भी जो कह सकते हो आंकड़ा होता है उसको प्रारंभिक अवस्था में जब लिखा जाता है तो वे अव्यवस्थित होते हैं। तो ये जो अव्यवस्थित जो आंकड़ा होता है इसको खत्म जो करना होता है, यही जो है वर्गीकरण का उद्देश्य रहता है। उसका जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको जो हम वर्गीकरण करते हैं, जिसके कारण जो अव्यवस्थित डाटा है वो व्यवस्थित हो जाता है। जब तक आंकड़े को जो है व्यवस्थित और उचित जो है मानक रूप में नहीं लिखा जाता है, तब तक जो है आंकड़ों का सही अर्थ नहीं निकाला जा सकता। मतलब कोई भी डेटा है उसको जब तक एक व्यवस्थित रूप में नहीं लिखा जाएगा तब तक उसका कह सकते हो ना तो सही से अर्थ निकलेगा, न ही उसके बारे में हमको जानकारी मिल पाएगी। तो ये होता है वर्गीकरण। आंकड़ों को जो है ऐसे रूप में तैयार करना कि उन्हें जो है आसानी से पढ़कर उनका जो अर्थ है, उनका जो उद्देश्य है वो समझा जा सके। ऐसा करने के लिए जिस क्रिया को अपनाया जाता है, मतलब जो है कोई भी मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई भी जो है आंकड़ा हो सकता है, ठीक है, इसके रूप को तैयार करना और उन्हें जो है आसानी से पढ़कर उनके अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसको जो है समझा जा सके। तो ऐसा करने के लिए जिस भी हम क्रिया का उपयोग करते हैं, ठीक, अपनाते हैं, इसी को हम वर्गीकरण कहते हैं। बहुत ही सुंदर सी परिभाषा है। फिर आगे यहाँ से लिखा हुआ है, दूसरे शब्दों में हम कहें कि वर्गीकरण जो है वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एकत्र जो समंक है उनको जो है विभिन्न विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों या फिर उपवर्गों में क्रमबद्ध किया जाता है। और इस संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषा जो है दी है वर्गीकरण की। जैसे कि यहाँ से ग्रेगरी लिखते हैं, यह कहते हैं कि वर्गीकरण जो है हमारे एकत्र जो समंक है, समूह के अंतर्गत विभक्त पदों को संबंधित करने की, ठीक है, एक प्रक्रिया है या प्रक्रिया है। अगली परिभाषा यहाँ से महोदय जी लिखते हैं, जो कि है जो कानर जी हैं, ये लिखते हैं कि वर्गीकरण जो है समंकों, जो कि वास्तविक या काल्पनिक रूप हो सकते हैं, उनकी जो समानता है और जो सादृश्यता है, इसके आधार पर वर्गों विभागों के क्रमबद्ध रखने की क्रिया है, या जो व्यक्तिगत इकाइयों की विविधता के रूप में जो है पाए जाने वाले गुणों की एकता को व्यक्त करता है। इसी को हम वर्गीकरण कहते हैं। फिर अगले यहाँ से विद्वान जो कि सेक्रेस्ट जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि वर्गीकरण जो है समंकों की समान विशेषताओं के आधार पर समूह के क्रमबद्ध व विभिन्न लेकिन जो है संबंधित भागों में अलग अलग जो है करने की एक विधि है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। मान लो कोई भी सांख्यिकी है, कोई भी डेटा है, उसको व्यवस्थित किया जाता है ताकि उसका जो अर्थ है उसको हम समझ सके, उसका उद्देश्य क्या है उसको हम समझ सके। तो उसको व्यक्त करने, उसको व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम वर्गीकरण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा जो मैंने आपको आगे बताई थी। अब हम यहाँ से
अनुसंधान में कोडिंग क्या है इसको समझ लीजिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। अनुसंधान में अनुसंधान जो होता है, जो रिसर्च होता है, इसमें कोडिंग क्या है? डेटा को विश्लेषण करने के लिए सार्थक श्रेणियों या फिर जो है लेबल में व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है, मतलब जो कोई भी डेटा है उसका विश्लेषण करने के लिए जो सार्थक जो श्रेणियाँ होती हैं, ठीक है, या फिर लेबल, इसमें जो व्यवस्थित उसको करने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम कोडिंग कहते हैं। इसमें जो है जो कच्चा डेटा होता है जैसे कि लिखित साक्षात्कार व सर्वेक्षण, ठीक है, इसको जो है छोटे अभी जो है प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ना और उन पर जो है लेबल लगाना इसमें शामिल है। इनका जो उद्देश्य है पैटर्न, विषय व जो है रिश्ते की पहचान करना जो तुरंत स्पष्ट नहीं होते हैं, या जो है मात्रात्मक मतलब जो है संख्यात्मक या जो है गुणात्मक, यानी गुणात्मक डेटा दोनों पर जो है लागू होता है। तो इस तरह से आपको कोडिंग लिखना है। फिर यहाँ से इसके फायदे क्या हैं इसको भी समझ लीजिएगा। तो कोडिंग के बहुत सारे फायदे, जैसे कि यह जटिल जानकारी को समझने में जो है मदद करती है। फिर है यह डेटा की विश्वसनीयता जो है उसकी जो वैधता है उसको सुनिश्चित करती है, या जो है मात्रात्मक गुणात्मक डेटा के बीच जो संबंध है, ठीक है, और पैटर्न जो है उसको स्थापित करती है। और फिर इसका अगली जो इसका कह सकते हो विशेषता है, या डेटा को जो विश्लेषण के लिए अधिक जो है व्यवस्थित और सुलभ जो है बनाती है। तो इसकी विशेषता थी। फिर यहाँ से सेक्शन आपका बी आपका स्टार्ट हो गया। इसके प्रश्नों की बात करें तो इसमें जो है जितने भी प्रश्न आपके हैं 5 से आपके जो है 6 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 4 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। तो मैं सारे क्वेश्चन करा देना, आपका सेक्शन बी वासी इसी पेपर से आपके क्लियर हो जाएगा। सेक्शन ए भी आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा भी मैंने ऐड किया है। तो चलिएगा यहाँ से। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक शोध। सामाजिक शोध के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, इसका महत्व क्या है इसको हम यहाँ से कराएंगे। फिर वैज्ञानिक अनुसंधान के चरण क्या है इसको हम समझेंगे दोनों क्वेश्चनों को। तो सामाजिक शोध के महत्व क्या है इसको समझ लीजिएगा। सामाजिक शोध जो कि सामाजिक घटनाओं को समझने, उसकी समस्या के जो वैज्ञानिक विश्लेषण है और ज्ञान के विकास में जो है निहित है, ठीक है। इसके महत्व क्या है? यह जो अंधविश्वास को दूर करने, सामाजिक कल्याण के लिए नीतियाँ बनाने, समाज में सुधार लाने, भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करने में जो है मदद करती है। इसके बहुत सारे महत्व हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, एक एक बिंदु के माध्यम से समझेंगे। सामाजिक घटनाओं की जो है समझ, तो यह जो है विभिन्न जो सामाजिक घटनाएं हैं इनके बारे में वैज्ञानिक ज्ञान जो है प्रदान करता है, जिससे हम समाज को गहराई से समझ पाते हैं। फिर अगला इसका जो महत्व है, समस्या का जो है विश्लेषण, तो यह जो है गरीबी, असमानता और शिक्षा जैसे जो सामाजिक समस्याएं हैं, ठीक है, इसके वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण में जो है मदद करता है। फिर है ज्ञान में वृद्धि, तो सामाजिक शोध से जो नवीन जानकारी मिलती है, जो ज्ञान मिलता है, जिससे जो है जिज्ञासाओं का जो है समाधान होता है और प्रगति के रास्ते जो है खुल जाते हैं। क्योंकि जो सामाजिक शोध होता है इससे जो है एक कह सकते हो नवीन जानकारी मिलती है, ज्ञान मिलता है, जिससे जो जिनकी जिज्ञासा होती है वो शांत हो जाती है, उसका समाधान हो जाता है और प्रगति के जो रास्ते हैं, ठीक है, उन्नति के जो रास्ते हैं वे खुल जाते हैं। फिर है भविष्यवाणी में सहायक, तो यह जो है भविष्यवाणी के बारे में जो है संकेत दे सकता है, जिससे सामाजिक योजना और विकास में जो है मदद मिलती है। फिर है निर्णय नीति में जो है योगदान, तो भी इसका महत्व है। तो यह जो है नीतियों के निर्माण के लिए अनुभवजन्य प्रदान करता है, जिससे प्रशासक समाज सुधार जो है प्रभावी निर्णय जो है ले पाते हैं। फिर है सामाजिक सुधार, तो जो है सामाजिक संरचना में मौजूद जो तत्व हैं उसको पहचान करके उन्हें जो है समझकर समाज में सुधार लाने का जो है प्रयास करते हैं, उसमें सहायक होते हैं। अगला फिर इसका महत्व है अंधविश्वास का उन्मूलन, मतलब अंधविश्वास को खत्म करना। तो यह जो है सामाजिक घटनाओं के बारे में जो फैले जो अंधविश्वास हैं, जो अज्ञानता है, उसको दूर करते हैं। अब अगला जो इसमें क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अनुसंधान के चरण क्या है इसको बताइएगा। तो एक समस्या को परिभाषित करना इसका चरण है, पृष्ठभूमि अनुसंधान करना, परिकल्पना तैयार करना, प्रयोगों की रूपरेखा तैयार करना, डेटा एकत्र करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, ये सभी जो है वैज्ञानिक अनुसंधान के चरण है, ठीक है। यह एक जो है व्यवस्थित प्रक्रिया है जो अवलोकन से शुरू होती है और संचार के साथ जो है समाप्त होती है। इसके हम चरण को समझेंगे एक एक स्टेप से। पहला इसका जो चरण है समस्या की पहचान करना और जो है प्रश्न पूछना। तो अवलोकन में शुरुआत करते अनुसंधानकर्ता जो होता है एक विशेष प्रश्न पूछता है और एक शोध समस्या की जो है पहचान करता है। फिर है पृष्ठभूमि अनुसंधान, तो समस्या से संबंधित जो मौजूदा जो साहित्य है, ठीक है, और पहले किए गए अध्ययनों की समीक्षा इसमें जो है की जाती है। फिर है जो परिकल्पना निर्माण, तो उपलब्ध जो जानकारी होती है उसके आधार पर एक जो परीक्षण जो है योग्य परिकल्पना भी जो है तैयार की जाती है। फिर है शोध की रूपरेखा, तो परिकल्पना
का परीक्षण करने के लिए एक प्रयोग या जो है अध्ययन की रूपरेखा तैयार की जाती है, जिसमें स्वतंत्र आश्रित जो है चरों को जो है परिभाषित किया जाता है। फिर अगला इसके जो कह सकते हो वह प्रकार फिर है डेटा संग्रह। तो परिकल्पना का जो है परीक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है ये, और व्यवस्थित तरीके से डेटा जो है इसके द्वारा एकत्र किया जाता है। फिर है डेटा विश्लेषण। तो जो एकत्र जो डेटा होता है उसका विश्लेषण किया जाता है, जिसमें जो है सांख्यिकी गुणात्मक जो विधियों का प्रयोग करके उसका जो पैटर्न है और निष्कर्ष जो है निकाले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अवलोकन से आप क्या समझते हैं, अवलोकन के प्रकारों का भी आपको उल्लेख करना है। फिर है अन्वेषणात्मक जो है शोध क्या है। ठीक, ये शोध के प्रकारों के अंतर्गत आते हैं, इनको समझेंगे। प्राथमिक और द्वितीयक जो स्रोत हैं इनके मध्य क्या डिफरेंट है, इसको भी हम समझेंगे। तो अवलोकन क्या है इसको समझ लीजिएगा, जिसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो अवलोकन क्या है, किसी घटना या व्यवहार को व्यवस्थित और ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है, मापना, ताकि जो डेटा है एकत्र किया जा सकता है। मतलब जो अवलोकन क्या है, मान लो कोई घटना हुई, उसको आप सही से देख लो, ठीक है, व्यवस्थित रूप से उसको ध्यानपूर्वक देख लो, ताकि उसका जो डेटा है उसको एकत्र किया जा सके। ये जो है मुख्य दो प्रकार के होते हैं। अवलोकन जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वावलोकन, मतलब जो है स्वयं, जिसमें व्यक्ति जो है अपने स्वयं के व्यवहार का निरीक्षण करता है। दूसरा होता है बाह्य अवलोकन, जिसमें शोधकर्ता दूसरे के व्यवहार का जो है अध्ययन करता है। जैसे इसके हम दोनों प्रकारों को समझेंगे। ठीक है, तो इसमें स्वावलोकन जो है, इस विधि में एक व्यक्ति जो है अपने जो स्वयं के जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं और व्यवहारों का निरीक्षण विश्लेषण करता है। यह एक सरल है, लेकिन आंतरिक अनुभव को सटीक रूप में जो है दर्ज करने के लिए कठिन ही हो सकता है। फिर है बाह्य अवलोकन। तो इसमें जो है एक व्यक्ति यानी जो है शोधकर्ता जो होता है, किसी अन्य व्यक्ति का या समूह के व्यवहार को देखता है, उसको रिकॉर्ड करता है। इसके जो है दो तरीके हैं देखने के। एक है जो है असंरचित अवलोकन। इसमें जो है कोई भी जो है पूर्व निर्धारित योजना नहीं होती है, शोधकर्ता की रुचि के अनुसार व्यवहार का जो अवलोकन इसमें किया जाता है। फिर है संरचित अवलोकन। तो इस विधि में एक विशिष्ट योजना मानकीकृत जो है दृष्टिकोण का पालन किया जाता है। इसमें अवलोकन जो करता होता है, पहले से तय की गई जो श्रेणियाँ होती, जो मानदंड होते हैं, उनके आधार पर डेटा का जो है कलेक्शन करता है, उसका संग्रह करता है। और भी इसके प्रकार हैं, जैसे कि गुणात्मक जो है अवलोकन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है अवलोकन वाले। जो है मात्रात्मक अवलोकन किसे कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह से इनके भी समझ लीजिएगा। तो गुणात्मक अवलोकन क्या है, इसको समझिएगा। तो इसमें जो है उन विशेषताओं का वर्णन किया जाता है जिन्हें संख्यात्मक रूप से जो है मापा नहीं जा सकता। गुणात्मक क्या है, इसमें जो है उन विशेषताओं का वर्णन किया जाता है जिन्हें संख्यात्मक रूप से मापा नहीं जा सकता है, जैसे कि रंग, बनावट और व्यवहार की जो है गुणवत्ता। फिर है मात्रात्मक अवलोकन। तो इसमें जो है संख्यात्मक माप जो है होती हैं, जैसे कि किसी घटना की गिनती करना, उपकरणों का जो प्रयोग करना करके मूल्य जो है निर्धारित करना। ठीक है, तो इसमें होता है अवलोकन करना, जैसे कि कितने जो है कह सकते हो, फॉर एग्जांपल हम कह दें कि 1 किलो में कितने सेब चढ़े, तो जैसे कि 1 दर्जन में जो है 12 केले होते, तो इस तरह से इसका जो है संख्यात्मक रूप इसको जो हम अवलोकन कर सकते हैं। फिर है प्रतिभागी अवलोकन। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें जो है शोधकर्ता अध्ययन किए जा रहे जो समूह है इसमें शामिल हो जाता है, और अक्सर जो है छुपे हुए जो स्पष्ट रूप से और उनके साथ बातचीत करके या गतिविधियों में भाग लेकर डेटा जो एकत्र करता है, इसी को हम प्रतिभागी अवलोकन कहते हैं। फिर अगला इसका है जो अवलोकन का प्रकार है गैर प्रतिभागी। तो इसमें शोधकर्ता अध्ययन जो है किए जा रहे समूह से जो है दूरी बनाए रखता है, बस उनके व्यवहार को दूर से देखता है और बिना किसी भागीदारी के अवलोकन करता है। तो इस तरह से इसके प्रकार आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि अन्वेषणात्मक जो है शोध क्या है, इसको समझिएगा। तो एक जो है प्रारंभिक शोध पद्धति है जिसका उपयोग किसी विषय या समस्या की पहली बार जांच के लिए जो है किया जाता है। ये क्या है, ये जो है शोध पद्धति है जिसका उपयोग जो है किसी भी विषय की जो समस्या होती है उसकी जो पहली जांच होती है उसके लिए इसका जो है कह सकते उपयोग किया जाता है, खासकर जब विषय को जो है अच्छी तरह से परिभाषित नहीं किया गया हो। इसका जो मुख्य उद्देश्य है किसी समस्या को जो है बेहतर ढंग से उसको समझना, उसकी परिकल्पना बनाना, भविष्य से अधिक विस्तृत शोध के लिए आधार तैयार करना। यह एक लचीली प्रक्रिया है जिसमें साहित्यिक समीक्षा, फोकस समूह, साक्षात्कार जैसी जो है विधियों का उपयोग किया जाता है, और जो है यह क्यों, क्या, क्यों और जो है कैसे जो है जैसे सवालों से जवाब देने में जो है मदद करती है। मतलब जो है ये जो विधि है, ठीक है, इसका उपयोग जो है कि यह जो है क्या है, क्यों है और कैसे है, ये जो सवाल होते हैं इनके जवाब देने में भी जो है हेल्प करती है, मदद करती है विधि। ठीक है, फिर यहाँ से है प्राथमिक स्रोत क्या है।
और जो है द्वितीयक स्रोत क्या है घटना के, इसको हम समझेंगे। तो प्राथमिक स्रोत जो होते हैं किसी घटना के प्रत्यक्ष या मूल जो है उसके प्रमाण होते हैं, जबकि द्वितीयक जो स्रोत होते हैं प्राथमिक स्रोतों का विश्लेषण, उसकी व्याख्या जो है उसको संश्लेषण इसमें जो है होते हैं। तो यहाँ से हम विस्तृत में समझेंगे। तो प्राथमिक स्रोत जो होते हैं घटना के गवाहों द्वारा तैयार किए जाते हैं। मतलब प्राथमिक जो स्रोत होते हैं, कोई भी घटना घटी, वहाँ के जो गवाह हैं जो उनको देखा है, तो उनके आधार पर उसके बारे में जो है जानकारी एकत्र की जाती है, जैसे कि डायरी, भाषण या जो है कच्ची जानकारी जो है प्रदान करते हैं इसमें। जबकि द्वितीयक स्रोत जो होते हैं इसमें जो विद्वान होते हैं, जो शोधकर्ता होते हैं, उनके द्वारा लिखे जाते हैं, जैसे कि इतिहास की किताबें, लेख, किसी विषय की जो है समझ या उसका जो है विश्लेषण इसमें जो है प्रस्तुत किए जाते हैं। अब इसके बीच में अंतर क्या है इसको समझिएगा। तो इसके बीच में बहुत सारे अंतर, जैसे कि प्राथमिक जो स्रोत है इसमें प्रत्यक्ष और मूल और कच्ची जानकारी इसमें होती है, जबकि द्वितीयक में जो है इसमें विश्लेषण, व्याख्या और जो है सारांशित जो है इसमें जानकारी होती है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी या जो है प्रतिभागी, ठीक है। और द्वितीयक स्रोत में क्या होता है, इसमें जो विद्वान शोधकर्ता है जो है विश्लेषण इसमें होते हैं, क्योंकि इसमें स्रोत क्या है, जो प्राथमिक स्रोत क्या है, देखो प्राथमिक स्रोत जानने की, जैसे कोई घटना हुई तो वहाँ के जो देखने वाले व्यक्ति तो उनसे जो है जानकारी एकत्र की जाती है। तो इसमें घटना के जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, उसको जो देखने वाले होते हैं, उनके द्वारा जानकारी एकत्र की जाती है। जबकि द्वितीयक समूह में जो विद्वान होते हैं, जो शोधकर्ता होते हैं, जो विश्लेषक होते हैं, उनके द्वारा जो है जानकारी एकत्र की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे कि डायरी, पत्र, भाषण, साक्षात्कार, मूल जो है कलाकृतियाँ, जैसे मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ, ये सभी क्या हैं, ये सभी जो प्राथमिक स्रोत हैं। जबकि द्वितीयक समूह जो होते हैं इसमें जो है ऐतिहासिक जो पुस्तकें हैं, आलोचनात्मक जो लेख हैं, जो जीवनी हैं, ये होते हैं। फिर प्राथमिक जो आपके स्रोत हैं इनके जो है उद्देश्य क्या है, जैसे कि घटनाओं और जो है अनुभव को जो है दस्तावेदित करना। जबकि द्वितीयक जो आपके स्रोत है इसमें घटनाओं को समझना, उसकी व्याख्या करना और उसकी जो आलोचना करना इसमें शामिल है। विश्वसनीयता की बात करें तो जो आपके प्राथमिक स्रोत होते हैं इसमें साक्ष्य के रूप में जो है अधिक विश्वसनीय है, ठीक है, साक्ष्य के रूप में। जबकि द्वितीयक जो समूह है यह समझने में मदद करते हैं कि प्राथमिक समूह स्रोतों को कैसे प्रस्तुत और जो इसको समझा गया है। तो ये थे इनके बीच में डिफरेंट। अब यहाँ से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि साक्षात्कार क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इंटरव्यू किसे कहते हैं, इसकी विशेषता क्या है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि निदर्शन से आप क्या समझते हैं, और एक जो है श्रेष्ठ निदर्शन की विशेषताओं की भी आपको व्याख्या करना है। तो यहाँ से इंटरव्यू क्या, इसको समझ लीजिएगा। इंटरव्यू के हम देखें जो कि इंग्लिश का ये शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, इंटर प्लस जो है व्यू। तो इंटर का अर्थ होता है भीतर और व्यू का अर्थ होता है दृष्टि। तो अतः जो है इन दोनों को मिला देने पर जो अर्थ निकलता है अंतर्दृष्टि, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जिन अप्रकट अथवा जो है अदृश्य तत्वों का निरीक्षण जो है बाहरी रूप से नहीं हो पाता, मतलब जो कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिसका हम निरीक्षण जो है बाहरी रूपों से नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तथा तत्वों की जानकारी प्राप्त करना ही साक्षात्कार जो है कहलाता है, ठीक है। तो तत्वों की जानकारी प्राप्त करना ही साक्षात्कार कहलाता है। विभिन्न विद्वानों ने इसके जो है जो परिभाषा है उसको स्पष्ट किया है, जैसे कि इसमें जो पीवी यंग जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि साक्षात्कार को एक ऐसी क्रमबद्ध प्रणाली के रूप में जाना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जो आंतरिक जीवन में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है, जो उनके लिए जो है सामान्यता तुलनात्मक रूप से अपरिचित होते हैं। मतलब जो है किसी व्यक्ति के बारे में धारणा बनाना, अंतर्मन से सोचना कि व्यक्ति कैसा होगा, ठीक है, तो ये होता है। फिर इसमें अगली परिभाषा लिखते हैं जो कि पिनपाओ यंग जी लिखते हैं, कहते हैं कि साक्षात्कार जो है क्षेत्रीय कार्य की एक ऐसी प्रविधि है जो कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार को देखने, कथनों को जो है लिखने तथा सामाजिक और जो कि सामूहिक अंतःक्रिया के वास्तविक परिणामों का जो है निरीक्षण करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अतः ऐसी सामाजिक प्रक्रिया जिसमें दो व्यक्ति के मध्य अंतः जो है क्रिया सम्मिलित होती है, मतलब जो है इसमें दो व्यक्तियों के बीच जो अंतःक्रिया होती है, जो संवाद होते हैं, इसको इंटरव्यू यहाँ से कहते हैं। अगली परिभाषा में भी अगले विद्वान लिखते हैं, कहते हैं कि एक सर्वेक्षण साक्षात्कार, साक्षात्कारकर्ता तथा उत्तरदाता, इसमें एक जो है प्रश्न पूछने वाला होता है, एक उत्तर देने वाला होता है, इनके मध्य जो वार्तालाप होता है, जो बातचीत होती है, इसका उद्देश्य जो होता है उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। जैसे कि इंटरव्यू आपने देखा होगा, तो इंटरव्यू में क्या होता है, जो इंटरव्यू लेने आता है वो आपसे प्रश्न पूछता है, उनके उत्तर आपसे जो है कलेक्ट करता है। तो यही तो होता है इंटरव्यू, दो व्यक्तियों के मध्य की जो वार्तालाप होती है, इसी को हम इंटरव्यू कहते हैं। अगली परिभाषा यहाँ से जो कि M.N. बसु जी लिखते हैं, कहते हैं कि एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन जो है कहा जा सकता है, ठीक है।
अब साक्षात्कार की कौन कौन सी विशेषता, इसको भी समझ लीजिएगा। तो इसकी बहुत सारी विशेषता, जैसे कि पहली विशेषता है कि साक्षात्कार एक सामाजिक प्रक्रिया जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। साक्षात क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया भी है और एक मनोवैज्ञानिक भी प्रक्रिया है। साक्षात्कार के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना चाहिए आवश्यक। मतलब साक्षात्कार जो इंटरव्यू होता है, अकेले तो इंटरव्यू हो नहीं पाएगा, 2 व्यक्ति को होना जरूरी है। 2 तो जरूरी ही है कि 2 कम से कम 2 हो, ठीक है, जो परस्पर संपर्क वार्तालाप और अंतःक्रिया करते हैं। फिर है अगला इसका जो विशेषता है, साक्षात्कार एक जो है मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। फिर है साक्षात्कार सूचना संकलन की एक मौखिक विधि है। फिर अगली इसकी जो विशेषता है, साक्षात्कार में 2 पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष के मध्य आमने सामने का प्राथमिक संबंध स्थापित हो जाता है। अगले भी विशेषता है कि साक्षात्कार में अनुसंधान जो करता होता है, इनके द्वारा अध्ययन विषय से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं एवं तत्वों का इसमें जो संकलन किया जाता है। तो इस तरह से इसके बाद आपको लिखना है। अब निदर्शन क्या है, जिसको हम सैंपलिंग कहते हैं, ठीक है, जिसे जो है न्यादर्श या जो है प्रतिचयन भी कहते हैं, ठीक है, ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो एक सांख्यिकी और जो शोध पद्धति है, जिसमें एक बड़े समूह, जिसे कि समग्र या जनसंख्या कह सकते हो का समूह को कह सकते हो, तो इनमें से जो है अध्ययन के लिए कुछ चुनिंदा इकाइयों जो है सदस्यों को जो है चुना जाता है। तो चुनी गई इकाइयों या जो है समूह निदर्शन या जो है सैंपल जो है कहा जाता है या फिर कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जैसे कि लॉटरी का जो टिकट होता है समान रूप से सबको वितरण किया जाता है, जिसका जो लेकिन लॉटरी जो है एक ही व्यक्ति की लगती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पेपर जो कि परीक्षा आप देने जाते हैं तो सभी को वही पेपर मिलता है, वही जो है कॉपी मिलती है। तो जो विद्यार्थी ज़्यादा पढ़ लिख के जाएगा वो टॉपर कर जाएगा, ठीक है। मतलब एक ही व्यक्ति का इसमें जो है चुना जाता है भी कह सकते हो, ठीक है। इसमें चुनिंदा इकाइयों या सदस्यों को ही चुना जाता है। तो कुछ ही इसमें हस्तियां होती है जिसका जो है चयन होता है, सिलेक्शन होता है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट जॉब की अब बात कर लो, तो आप पेपर देने जाते हो तो गवर्नमेंट ने कितना जो है परसेंटेज से उठाया है, सारी आप जो है फैसिलिटीज है तो पूरी करते हो, हर एक जो है पेपर में पास होते हो, जिसने आपके फिजिकल टेस्ट होते हैं सभी में तो पास होते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह में, तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है। तो यह जो है समग्र समूह या जो है कह सकते हो जनसंख्या के सभी समूहों में उसके अध्ययन के दृष्टि से, कि सभी का समान ही रहता है, सभी को पेपर दिया जाता है, सभी को जो है अवसर दिया जाता है, लेकिन इन सभी समूहों में चुनिंदा लोगों का ही सिलेक्शन होता है, कुछ ही लोगों का इसमें सदस्य जो है चुन लिए जाते हैं। इसी को हम सैंपलिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि लॉटरी मैंने आपको बताया, तो लॉटरी का टिकट जो है बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन एक ही व्यक्ति जो है लॉटरी को जो है टिकट उसका लगता है, फिर उसको जो है लॉटरी जो है जीतता है। और भी यहाँ से एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो कि सैंपलिंग क्या है, निदर्शन क्या, इसको समझ लीजिएगा। जैसे कि दैनिक जीवन का उदाहरण है, तो जब आप जो है चावल पकाते हैं तो यह जांचने के लिए कि चावल पक गया है कि नहीं पक गया, तो आप सारे पतीले के चावल तो चेक नहीं करते हैं, केवल एक ही 2 चावल को जो है दबाकर आप देखते हो कि पका कि नहीं पका के, उसी के आधार पर आप निष्कर्ष निकाल लेते हो कि हाँ सारे चावल पक गए हैं, ठीक है। तो ये है उसी का एग्जाम्पल निदर्शन का, ठीक है। तो यह जो है पतीले के सारे चावल समग्र अर्थात जनसंख्या है, जो कुछ दाने अपने परीक्षण के लिए जो है निकाले जाते हैं, इसी को हम निदर्शन सैंपल है ये, ठीक है। जैसे कि और भी शोध का एक उदाहरण, जैसे कि शोधकर्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की औसत आयु जो है जानना चाहता है। विश्वविद्यालय में हजारों छात्र हैं, सभी का व्यक्तिगत रूप से डेटा एकत्र करना असंभव है, बहुत कठिन है। इसके बजाय शोधकर्ता जो है निदर्शन विधि का उपयोग करके 500 छात्रों का चयन करता है। इन जो है छात्रों की औसत आयु की जो है गणना करता है, ठीक है। उसी के अनुमान पर जो है एक अनुमान लगाता है कि सारे विश्वविद्यालय की जो आयु होगी इतनी होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम दूसरी बात कर लें, जैसे कि जो वोटिंग होती है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एग्जिट पोल वाले होते हैं तो पूरे जो है डिस्ट्रिक्ट में सभी गांव का सर्वे नहीं करते हैं, बल्कि 2-3 गांव में जाएंगे और वहां से सर्वे कर लेंगे कि कौन से पार्टी को आपने वोट दिया, कौन सी पार्टी जीत रही है। तो उसी के आधार पर एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ये यहाँ से पार्टी जो कि इनकी सीट निकल रही है। तो ये होता है। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि जो टीवी देखते हैं, तो टीवी देखने वालों की संख्या कितनी है जो है उस एरिया में, तो यहाँ से हम सभी के घर तो जा नहीं सकते हैं, तो कुछ एरिया का हम सर्वे कर लेते हैं कि इतने गांव में जो है 10 घर में मैंने सर्वे किया तो 5 घरों के लोग टीवी देख रहे हैं। तो उसी के निष्कर्ष पर हम पूरे डिस्ट्रिक्ट के, पूरे कह सकते हो जिले का, हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि इतने प्रतिशत लोग टीवी यहाँ के देखते हैं। किसी भी आकार से हम ले सकते हैं, या फिर किसी के हम कार का जो है इसी प्रकार जो है कह सकते हो निरीक्षण कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है लिख दीजिएगा। अब निदर्शन की कौन कौन सी विशेषता इसको समझ लीजिएगा। तो प्रतिनिधित्व, निदर्शन जो है पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व जो है होना चाहिए, ताकि उसके आधार पर निकाले गए निष्कर्ष जो है पूरी जनसंख्या के लिए मान्य हो।
फिर है एकमात्रता, निदर्शन में सभी संभावित इकाइयों को शामिल करने का अवसर मिलना चाहिए ताकि किसी एक इकाई के छूटने से परिणाम में कोई बदलाव न आए। यादृच्छिकता क्या है? निदर्शन के चयन में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। चयन प्रक्रिया जो है निष्पक्ष और व्यवस्थित होनी चाहिए। फिर है गहनता, तो निदर्शन के जो कारण हैं जो अध्ययन करता है कम इकाइयों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे वह प्रत्येक इकाई का विस्तृत और जो है गहन अध्ययन जो है कर पाता है। फिर शुद्धता, यदि निदर्शन का चयन सही तरीके से किया जाए तो इससे जो प्राप्त निष्कर्ष है अत्यधिक जो शुद्ध और विश्वसनीय हो सकते हैं। फिर है समय और जो है धन की बचत, तो पूरी जनसंख्या का अध्ययन करने की तुलना में निदर्शन के माध्यम से कम समय धन में जो है शोध किया जा सकता है। फिर है प्रशासनिक जो है सरलता, तो निदर्शन जो विधि है इसमें जनगणना की तुलना में जो प्रशासनिक जो कठिनाइयाँ हैं ये जो है कम होती हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर यहाँ से आपका जो है सेक्शन आपका सी आपका स्टार्ट हो गया। इसके हम प्रश्नों की बात करें, इसमें 4 आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो कि आपको जो क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे केवल 2 ही क्वेश्चनों को उत्तर आपको देना पड़ेगा, 2 से 1 क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए, जैसे पहला इसमें जो क्वेश्चन के अनुसंधान क्या है, अनुसंधान जो प्रारूप क्या है, जिसको हम रिसर्च जो डिजाइन कहते हैं, ये क्या है इसके प्रकार समझेंगे। फिर है वस्तुनिष्ठता क्या है, ठीक है, और इससे संबंधित जो समस्या है इसको हम चर्चा करेंगे। लास्ट में क्वेश्चन की प्रश्नावली क्या है, अनुसूची क्या है, इससे आप क्या समझते हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, इसको भी हम समझेंगे। तो अनुसंधान जो प्रारूप क्या है इसको समझ लीजिएगा। तो अनुसंधान प्रारूप जो एक शोध कार्य की योजना है और जो है ढांचा और रणनीति है जो यह तय करती है कि डेटा को जो है कैसे एकत्र किया जाए, डेटा को कैसे मापा जाए, उसका विश्लेषण कैसे किया जाए, इसी को हम अनुसंधान प्रारूप कहते हैं। यह जो अनुसंधान प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, जिसमें परिकल्पना का निरीक्षण करने के लिए डेटा जो है का जो प्रकार है, जो नमूना है, उसका जो आकार है, उसका विश्लेषण करने की तकनीकी जैसे विवरण जो इसमें शामिल होता है। मतलब जो कोई भी जो डेटा है, ठीक है, उसका हम कैसे एकत्र किया जाए, उसको कैसे उसको मापा जाए, कैसे उसका विश्लेषण किया जाए, इसी को हम अनुसंधान प्रारूप कहते हैं। इसके बहुत सारे तत्व हैं, जैसे कि शोध का उद्देश्य। तो शोध का जो उद्देश्य रहता है यह बताता है कि अनुसंधान जो है क्यों किया जा रहा है और जो इसका लक्ष्य क्या है। और भी जैसे कि डेटा संग्रह, तो आवश्यक जो डेटा के प्रकार हैं उन्हें एकत्र करने की विधियों का विवरण। फिर है नमूना आकार, तो अध्ययन में शामिल किए जाने वाले जो प्रतिभागियों या नमूनों की संख्या इसमें होती है। डेटा विश्लेषण, जो एकत्र किए जो डेटा होते हैं उसका विश्लेषण करने के लिए उपयोग की जाने वाली जो तकनीक होती हैं उसका प्रयोग किया जाता है। फिर है पद्धति, तो डेटा संग्रह, विश्लेषण की विधियों और उपयोग की जाने वाली जो सामग्रियाँ हैं उसका विस्तृत जो विवरण होता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब जो है अनुसंधान प्रारूप का महत्व क्या, इसको समझिएगा। तो इसके बहुत सारे महत्व, जैसे कि यह सुनिश्चित करता है कि शोध एक जो है संरचित और जो है व्यवस्थित तरीके से किया जाए। फिर इसका दूसरा महत्व है कि यह शोध के लिए एक स्पष्ट जो है खाका प्रदान करता है। फिर अगला महत्व एक जो है शोधकर्ताओं को प्रासंगिक डेटा प्राप्त करने, निष्पक्ष निष्कर्ष निकालने में जो है मदद करता है। फिर है यह जो है पूरे शोध प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। तो ये थे इसके महत्व। अब जो है इसके टाइप्स क्या हैं, इसके प्रकार क्या है, इसको भी समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसके प्रकार जैसे कि वर्णनात्मक जो है अनुसंधान, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है, यह जो है इसका जो उद्देश्य रहता है किसी घटना या स्थिति या जनसंख्या की जो विशेषता है उसका सटीक जो है वर्णन करना, सटीक में वर्णन करना, ठीक है, कि जो है क्यों हो रहा है या का उत्तर जो है देता है। फिर है जो कि है कि रिलेशनल जो है रिसर्च क्या है, या जो है 2 या 2 से अधिक चरों के बीच संबंध की शक्ति और दिशा का जो अध्ययन इसमें करता है। मतलब 2 चरों के बीच जो संबंध होता है उस संबंध को बताता है। फिर अगला इसमें जो अनुसंधान है व्याख्यात्मक है, या जो है पता लगाने की कोशिश करता है कि कुछ चीज़ें वैसी जो है क्यों हैं और चरों के बीच जो है कारण प्रभाव जो संबंध जो है स्थापित करता है। मतलब जो है कुछ चीज़ें ऐसी क्यों हैं, वैसे क्यों दिखती है, तो इनके बीच जो है संबंध स्थापित करता है। फिर है अन्वेषणात्मक जो है अनुसंधान क्या है, या जो है प्रारंभिक शोध है जिसका उपयोग उन विषयों के बारे में जानकारी अंतर्दृष्टि एकत्र करने के लिए किया जाता है जिनके बारे में बहुत कम जानकारी होती है पहले से। फिर है प्रयोगात्मक, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। तो यह जो है चरों के हेरफेर करके नियंत्रित वातावरण में परिणामों का अवलोकन करके कारण और प्रभाव जो है संबंधी जो परीक्षण होते हैं, ठीक है, इसको करने का एक व्यवस्थित वैज्ञानिक एक दृष्टिकोण है ये। फिर है नैदानिक जो अनुसंधान क्या है, जिसको हम डायग्नोस्टिक रिसर्च कहते हैं। तो इसका जो उद्देश्य रहता है किसी समस्या के वास्तविक कारकों की पहचान करना और उसका निदान करना इसमें जो है शामिल है।
अब इसमें अगला जो क्वेश्चन है कि वस्तुनिष्ठता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी परिभाषा को हम समझेंगे यहाँ से। तो वस्तुनिष्ठता का अर्थ होता है कि घटना को वास्तविक रूप से वर्णित करना, मतलब कोई घटना है उसको जो है वास्तविक मतलब रियल रूप से उसको वर्णित करना, ठीक है, व्याख्या करना, इसी को हम वस्तुनिष्ठता कहते हैं। पूर्व के दृष्टिकोण द्वारा अध्ययनकर्ता के जो है अध्ययन को प्रभावित करने से रोकना वस्तुनिष्ठता की एक वैज्ञानिक भावना है कि संक्षेप में वस्तुनिष्ठता अध्ययन उसे कहा जा सकता है कि जिसमें जो अनुसंधान करता है घटना के दृष्टिकोण को उसी रूप में वर्णन करता है। मतलब जब कोई भी घटना हो जाए तो उसी रूप में घटना को वर्णन किया जाए। आजकल मीडिया वाले क्या है, किसी घटना को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, तो किसी भी घटना को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बल्कि एकदम रियल रूप में उसको दिखाया जाए, तो इसी को हम कहते हैं वस्तुनिष्ठता कहते हैं, ठीक है। जिसमें वे जो है विद्यमान होते हैं इनके बारे में अनुसंधानकर्ता के विचार चाहे कुछ भी और क्यों ना हो, ठीक है। मतलब इनके बारे में विचार चाहे कोई भी हो किसी घटना के बारे में, लेकिन जो रियल घटना है उसको ही जो है दिखाना चाहिए। इसकी बहुत सारी परिभाषा हमारे विद्वानों ने स्पष्ट किया है, जैसे कि कार जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि सत्य की वस्तुनिष्ठता से प्राय है कि दृष्टि विषयक जगत किसी व्यक्ति के प्रयास, उसकी आशाओं या चाहे भय से स्वतंत्र एक वास्तविकता है जिसमें हम सहज ज्ञान कल्पना से नहीं बल्कि वास्तविक जो अवलोकन है इसके द्वारा हम जो है प्राप्त करते हैं, इसी को हम वस्तुनिष्ठता कहते हैं। फिर अगली परिभाषा ग्रीन जी लिखते हैं, कहते हैं कि वास्तविकता जो है ये जो है वस्तुनिष्ठता जो है ये परिणाम का निष्पक्षता से परीक्षण करने की इच्छा एवं योग्यता है। फिर अगली परिभाषा जो कि फेयर चाइल्ड जी लिखते हैं, कहते हैं कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ है कि तथ्यों को पक्षपात तथा जो उद्देश्य के आधार पर नहीं बल्कि उसका जो प्रमाण है एवं तर्क के आधार पर बिना किसी सुझाव या फिर पूर्व धारणा से सही जो है पृष्ठभूमि में देखने की योग्यता है, इसी को हम वस्तुनिष्ठता कहते हैं। फिर इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रश्नावली किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य क्या है, अनुसूची क्या है, इसको हम समझेंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनेगा। तो ये दोनों जो है आंकड़ा जो है एकत्र करने के तरीके हैं, लेकिन इनमें जो है मुख्य अंतर है कि जानकारी जो है कौन एकत्र करता है, ठीक है। प्रश्नावली में उत्तरदाता स्वयं जो है प्रश्न के उत्तर जो है भरते हैं, ठीक है। मतलब जो है जो प्रश्नावली होता है इसमें जो उत्तरदाता होते हैं ये प्रश्नों के उत्तर जो है स्वयं भरते हैं, जबकि अनुसूची होती है इसमें जो साक्षात्कारकर्ता होते हैं, ठीक है, ये जो है प्रश्न पूछता है और जो है स्वयं को उत्तर जो है भरता है। तो इसको हम समझेंगे आगे। तो प्रश्नावली जो होती है आमतौर पर डाक या जो है ऑनलाइन जो है द्वारा भेजी जाती है। प्रश्नावली जो होती है ये डाक के द्वारा भेजी जाती है, फिर ऑनलाइन भेजी जाती है, जबकि अनुसूची जो होती है ये साक्षात्कारकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से संचालित की जाती है, जिससे यह जो है साक्षर और जो है निरक्षर दोनों तरह के लोगों के लिए उपयोगी होती है। तो यहाँ से इसको हम विस्तार से समझेंगे। अब प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली जो है एक प्रश्नों की सूची है। ये क्या है, प्रश्नों की सूची है जो उत्तरदाताओं को स्वयं भरने के लिए दी जाती है। मतलब कोई सूची है, ठीक है, कोई दिया जा सकता है उत्तरदाताओं के रूप में उसको स्वयं भरने के लिए, तो ये होता है प्रश्नावली। अब इसमें जो है जैसे कि इसमें जो डाक होता है जो या फिर ऑनलाइन या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाता है, उत्तरदाता अपने जो विवेक से भरते हैं। मतलब जो है जैसे कि डाक वाला जो आता है आपके घर में कोई भी चीज़ लेके आता है तो आपसे सिग्नेचर कराता है, ठीक है, तो ये होता है प्रश्नावली होता है। इसका उपयोग जो होता है या जो है मुख्य रूप से साक्षर जो सहयोगी उत्तरदाताओं के लिए उपयुक्त होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक कॉलेज के छात्र के लिए किए गए ऑनलाइन सर्वेक्षण जिसमें छात्रों की राय अनुभव के बारे में जो पूछा जाता है, एक प्रश्नावली का जो उदाहरण है ये, ठीक है। मतलब कोई प्रश्न के माध्यम से पूछा जाने वाला तो ये भी प्रश्नावली का है एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये प्रश्नावली का मतलब ये होता है। फिर डाक के द्वारा जो आता है तो ये भी होता है, जैसे कि डाक के द्वारा आता है, डाक पूछता है कि आपके घर का है तो आपसे सिग्नेचर कराता है, ठीक है। तो ये भी जो है इसमें भी जैसे कि कोई जो है कॉलेज के स्टूडेंट के लिए कोई ऑनलाइन जो सर्वेक्षण हो सकता है, कोई सर्वे हो सकता है, तो इसके लिए जो है छात्र की जो राय होती है, जो अनुभव होते हैं ये पूछे जाते हैं, तो ये भी पर्सनली का एग्जाम्पल है। अब यहाँ से हम अनुसूची क्या है, अनुसूची जो है असंरचित जो है प्रपत्र है जिसमें एक प्रशिक्षित साक्षात्कारकर्ता जिन्हें जो है परागण जो है कहते हैं ये जो है भरता है। जैसे कि जो परागण होता है उत्तरदाता से व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, प्रश्न पूछते हैं और उनके उत्तर जो है रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि हम बात करें जैसे कि जनगणना वाले जो आते हैं ये पूछते हैं कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, कितने जो है महिला है, कितने पुरुष हैं, ठीक है। जो मृतक है वो भी जो है पूछते हैं आप लोगों से कितने मृतक, तो नए कितने जो है जैसे कि वोटिंग बढ़वाना, तो इस तरह से जो आते हैं सर्वे करने के लिए, तो ये होता है अनुसूची,
ठीक है, आपसे जो है प्रश्न करते हैं, आप उसका उत्तर देते हैं, फिर वही जो है उसको भर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि जनगणना के दौरान एक जो है जो जनगणना करने वाला जो होता है घर घर जाकर परिवार के सदस्यों की जानकारी पूछता है और जो प्रपत्र होता है उसमें भरता है। ठीक है, जो कि अनुसूची का एक उदाहरण है। तो इस तरह से आपको लिखना। अब इसके बीच में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है, भी समझ लीजिएगा। तो इसके बीच में बहुत सारे अंतर, जैसे कि प्रशासन का अंतर है। तो जो प्रश्नावली होता है उत्तरदाता इसको जो है स्वयं भरता है, ये जो है उत्तरदाता इसको स्वयं भरता है। जबकि अनुसूची क्या है, ठीक है, अनुसूची जो है एक साक्षात्कारता जो होता है, ये जो है आपसे पहले प्रश्न करेगा, तो उत्तर जब आप उसका दोगे तभी ये भरता है। ठीक है, फिर है साक्षात्कारता, तो इसमें जो इसकी आवश्यकता नहीं होती है, जबकि अनुसूची में इसकी आवश्यकता होती है। फिर है प्रश्नावली जो है इसमें जो प्रतिक्रिया दर है कम होती है, जबकि अनुसूची में इसकी जो है उच्च होती है। फिर प्रश्नावली जो कि लचीलापन, तो प्रश्नावली में जो है कम लचीली होती है, क्योंकि उत्तरदाताओं को जो है दिए गए उत्तरों को ही जो है चुनना होता है। फिर है जो कि कह सकते हो, उसके बाद इसमें जो दिया हुआ है अनुसूची, तो यह जो अधिक लचीली होती है, क्योंकि साक्षात्कारता प्रश्नों की व्याख्या कर सकता है और जो है फॉलो अप और प्रश्न जो है पूछ सकता है। फिर आपका है प्रश्नावली, तो जो है कम जो है खर्चीली होती है, जबकि जो अनुसूची होती है अधिक खर्चीली होती है। इसका उपयोग की बात करें तो जो आपका प्रश्नावली होती है, तो ये जो है साक्षर लोगों के लिए होती है, मतलब पढ़े लिखे, जबकि जो ये होती है अनुसूची होती है तो साक्षर निरक्षर दोनों के लिए होती है, क्योंकि इसमें तो आपको सर्वे वाला आएगा ही, आपसे प्रश्न पूछेगा ही, आपको केवल उत्तर देना है, कोई ज़रूरी नहीं कि पढ़े लिखे हो। फिर जो प्रश्नावली है ये जो है पक्षपात का खतरा कम इसमें होता है, इसमें जो है पक्षपात का खतरा जो अनुसूची में अधिक होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि ऑनलाइन जो सर्वेक्षण होता है, जो सर्वे होता है, और जो अनुसूची होता है जो जनगणना की जाती है घर घर आके, ये होता है। तो ये थे इसके एग्जाम्पल। अब हम यहाँ से लास्ट में क्वेश्चन है कि सारणीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको हम समझेंगे। तो सारणीकरण जो होता है, सारणीकरण मतलब सारणी एक बनाना, इसी को हम सारणीकरण कहते हैं। तो आंकड़ों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है, जिसमें उन्हें पंक्ति और स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करके जो है प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, या आंकड़ों को तुलना विश्लेषण के लिए आसान बनाता है, जिससे जानकारी को जो समझना और भी आसान हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए कि आप अपने स्कूल में छात्रों की संख्या को उनकी कक्षाओं के अनुसार जो प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आप कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। जैसे कि कक्षा एक, तो कक्षा एक में आपकी जो है 45 जो है छात्र हैं, तो पहले आप कक्षाएं से लिखोगे, फिर जो है छात्रों की संख्या, तो कक्षा एक में 45 हैं, दो में 52 हैं, तीन में आपके जो है 48 है, तो कुल संख्या कितनी 145 है। ठीक है, तो इस तरह से सारणीकरण के माध्यम से हम जो है कह सकते हो, हमको आसानी होती है समझने में कितने जो है स्टूडेंट हैं, किस कक्षा में कितने हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं, जिसको हम रिपोर्ट कहते हैं। प्रतिवेदन जो है किसी घटना, कार्य, समारोह या विषय के बारे में प्रत्यक्ष या जो है देखकर या छानबीन करके तैयार किया गया क्रमबद्ध संक्षिप्त लिखित जो है विवरण होता है। ठीक है, इसके बहुत सारे प्रकार हैं, इसके प्रकारों को हम समझेंगे। तो प्रतिवेदन क्या है, प्रतिवेदन जो है या जो है किसी घटना, कार्य योजना, समारोह या विषय का क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण है, जो सत्यता निष्पक्षता पर जो आधारित होता है। इसका उद्देश्य जो रहता है उन लोगों को आवश्यक जानकारी प्रदान करना है जो विषय से सीधे तौर पर जो है जुड़े नहीं हुए। इसका निष्कर्ष क्या है, ठीक है, इसमें निष्कर्ष जो है सुझाव और सिफारिश भी जो है हो सकती है। अब इसके प्रकार क्या, प्रतिवेदन के प्रकारों की हम बात करें तो व्यक्तिगत प्रतिवेदन, जिसमें जो है कोई व्यक्ति जो अपने जीवन की जो घटनाएं होती हैं या फिर जो है विद्यार्थी जीवन के जो अनुभव होते हैं, इनको जो लिखता है, तो इसको हम व्यक्तिगत जो है प्रतिवेदन कहते हैं। फिर है संगठनात्मक जो है प्रतिवेदन क्या है, जिसमें जो कोई भी संस्था हो सकती है, कोई सभा हो सकती है, फिर कोई बैठक हो सकती है, तो इसकी कार्यवाही का विवरण जब दिया जाता है। ठीक है, प्रतिवेदन जो है अपने बारे में न लिखकर जो है संगठन के बारे में जब पूरी जानकारी देता है, तो इसको हम संगठनात्मक जो है प्रतिवेदन कहते हैं। फिर अगला जो इसका प्रकार है विवरणात्मक जो है प्रतिवेदन, या जो है किसी यात्रा, मेले या सभा, रैली या जो किसी विशेष घटना का विवरण होता है, मतलब जो है विवरणात्मक जो डिटेल होता है, जो प्रतिवेदन होता है। ये मान लो कोई यात्रा के दौरान जो कोई भी जानकारी जो लिखी जाती है, फिर मेले आप गए वहाँ के अनुभव जो आपने किया उसको, ठीक है, फिर कोई सभा हो या फिर रैली हुई, तो इसमें जो विशेष जो घटनाएं हैं उसका जो विवरण होता है, इसमें घटना या समारोह का विस्तृत जो विवरण होता है प्रस्तुत किया जाता है। तो ये थे इसके प्रकार। अब हम यहाँ से सहभागी अवलोकन क्या है इसको समझेंगे। तो सहभागी अवलोकन जो है एक शोध पद्धति है, जिसमें शोधकर्ता जो है किसी भी समूह, समुदाय या जो है सामाजिक संदर्भ का अध्ययन करने के लिए खुद को उसमें जो है डुबा देता है। इसी को हम सहभागी अवलोकन कहते हैं। मतलब जो है सहभागी अवलोकन क्या है,
तो ये जो है शोध की एक पद्धति है जिसमें शोधकर्ता जो होता है, जो शोध करता है किसी समूह या समुदाय या सामाजिक जो संदर्भ है इसका अध्ययन करने के लिए, ठीक है, अध्ययन करने के लिए खुद को जो है उसी में डुबा लेता है या फिर उसी में जो है डुबा देता है। इसी को हम सहभागी अवलोकन कहते हैं। गतिविधियों में जो है भाग लेता है और उसके जो है व्यवहार का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करता है। इसका उद्देश्य जो है शोध किए जा रहे समूह के दृष्टिकोण से स्थिति को जो है गहराई से समझना होता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर अगला इसमें क्वेश्चन है कि नियंत्रित अवलोकन किसे कहते हैं और अनियंत्रित अवलोकन, इनके बीच में डिफरेंट क्या है इसको भी हम समझेंगे। तो एक जो है शोध पद्धति है जिसमें जो है शोधकर्ता प्रयोगशाला जैसे कि संरचित और नियंत्रित जो है सेटिंग में प्रतिभागियों के व्यवहार का अध्ययन इसमें करता है। इसमें बाहरी चर, ठीक है, जैसे कोई स्थान हो सकता है, समय हो सकता है, परिस्थितियाँ होती हैं, तो इस पर जो है नियंत्रण होता है जिससे जो है व्यवस्थित और सटीक अवलोकन जो है संभव होता है। मतलब जो है वैसे कह सकते हो कि जो नियंत्रित अवलोकन होता है एक शोध पद्धति है जिसमें जो शोधकर्ता होता है प्रयोगशाला जैसे जो संरचित और नियंत्रित जो सेटिंग है इसमें प्रतिभागियों के व्यवहार का जो है अध्ययन करता है, इसी को हम नियंत्रित अवलोकन कहते हैं। इसके बाद है एग्जाम्पल की हम बात करें, ठीक है, नियंत्रित अवलोकन के उदाहरण के लिए जैसे कि यदि कोई जो है शोधकर्ता या अध्ययन करता है कि बच्चे जो है विभिन्न खिलौने के साथ जो है बातचीत करते हैं, तो वे जो है बच्चों को एक प्रयोगशाला में जब बुलाएंगे तो वे जो है खिलौने का प्रकार, बच्चे के जो है कमरे में जो है कितने बच्चे हैं, उनकी संख्या कितनी है, ठीक है, उनके उतने जो है खिलौने उनको ला के देंगे, ठीक है, जैसे चर को जो है नियंत्रित करेंगे वे जो है तब बच्चों के व्यवहार और जो है मानकीकृत तरीके से अवलोकन और जो है रिकॉर्ड करेंगे। तो ये होता है, ठीक है, नियंत्रित अवलोकन। फिर है अनियंत्रित अवलोकन, एक ऐसी विधि है जिसमें प्राकृतिक वातावरण के बाह्य और आंतरिक चरों को नियंत्रित किए बिना किसी घटना और व्यक्ति के व्यवहार का जो है निरीक्षण इसमें किया जाता है, इसी को हम अनियंत्रित अवलोकन कहते हैं। मतलब जो है यह भी एक शोध की विधि है, इसमें प्राकृतिक जो वातावरण है इसमें बाह्य और आंतरिक चर को नियंत्रित किए बिना किसी घटना या व्यक्ति के जो व्यवहार उसका जो है निरीक्षण किया जाता है, इसी को हम अनियंत्रित अवलोकन कहते हैं। इसमें अवलोकन जो करता है केवल यह देखता है कि शोध के दौरान कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, जिससे व्यवहार की जो सहज और स्वाभाविक तस्वीर जो है प्राप्त होती है। इस विधि का उपयोग अक्सर खोजपूर्ण अनुसंधान में जो किया जाता है। अब इसके बीच में अंतर क्या है इसको समझ लीजिएगा। तो नियंत्रित जो अवलोकन है इसमें समानता यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनियंत्रित जो अवलोकन होता है इसमें यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर अगला इसमें अंतर है, नियंत्रित अवलोकन में वास्तविक घटनाओं का अवलोकन जो है नहीं इसमें किया जा सकता है। मतलब नियंत्रित जो अवलोकन है इसमें वास्तविक जो घटनाएं होती, जो रियल घटनाएं होती, इसमें इसका अवलोकन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है कृत्रिमता आ सकती है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में जो है वास्तविक घटनाओं का जो अवलोकन किया जा सकता है। फिर है नियंत्रित अवलोकन में अनुसंधान का विषय जो है नियंत्रित होता है। नियंत्रित जो अवलोकन होता है इसमें जो अनुसंधान होता है, जो रिसर्च होता है, इसका जो विषय होता है नियंत्रित होता है, जबकि जो अनियंत्रित अवलोकन है इसमें अनुसंधान का जो विषय होता है ये नियंत्रित जो है नहीं होता है, नियंत्रित जो है हीन होता है। फिर अगले इसके बीच में जो अंतर है, नियंत्रित अवलोकन में पहले से जो योजना बना ली जाती है। मतलब जो नियंत्रित अवलोकन है इसमें पहले से ही योजना बना ली जाती है कि ये अवलोकन करना है, जबकि अनियंत्रित जो अवलोकन है इसमें पहले से कोई भी योजना जो है नहीं बनाई जाती है। फिर इसमें अगला अंतर है कि नियंत्रित अवलोकन का उद्देश्य जो है पूर्व निर्धारित होता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन का उद्देश्य जो है पूर्व निर्धारित नहीं होता है। फिर इसमें अगला अंतर फिर दिया हुआ कि नियंत्रित अवलोकन की जो पुनरावृत्ति है वो संभव होती है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन की जो पुनरावृत्ति है नहीं की जा सकती है। नियंत्रित अवलोकन सदैव जो है क्रमबद्ध होता है, जबकि जो अनियंत्रित अवलोकन होता है क्रमबद्ध नहीं होता। तो ये था इनके बीच में अंतर। अब हम अगला इसमें क्वेश्चन देखेंगे कि व्यक्तित्व अध्ययन क्या है, जिसको हम केस स्टडी कहते हैं। इसकी परिभाषा समझेंगे। वैसे तो इसकी परिभाषा मैंने करा दिया था, लेकिन यहाँ से भी देख लीजिएगा। समाजशास्त्र में व्यक्तित्व अध्ययन जो है पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंजर ने किया था, किंतु इसका व्यवस्थित एवं जो वैज्ञानिक रूप में जो प्रयोग किया था वो किया था चार्ल्स लिपले ने किया था। यह जो है पद्धति गुणात्मक पद्धति का एक रूप है जिसमें किसी व्यक्ति या संस्था या समुदाय के बारे में पूर्ण या गहन जानकारी प्राप्त की जाती है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया है, जैसे कि ठीक है, यहाँ से पीवी यंग जी लिखते कहते हैं कि व्यक्तित्व अध्ययन जो है पद्धति किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह व्यक्ति हो या फिर परिवार हो या फिर संस्था हो या फिर एक कह सकते हो सांस्कृतिक समूह हो, ठीक है, तो इनसे संपूर्ण समुदाय जो है क्यों ना हो, तो इनके जीवन की जो खोज है, विश्लेषण जो पद्धति है, इसी को हम कहेंगे वैज्ञानिक अध्ययन।
फिर इसकी अगली परिभाषा जो कि ओडम जी लिखते हैं, कहते हैं कि वैज्ञानिक अध्ययन एक प्रविधि है जिसके द्वारा प्रत्येक जो व्यक्तिगत कारक, चाहे वह संस्था हो अथवा व्यक्ति या समूह के जीवन की कोई घटना हो, तो उसका विश्लेषण उस समूह की किसी अन्य इकाइयों के संदर्भ में जब किया जाता है, इसी को हम व्यक्तित्व अध्ययन कहते हैं। फिर अगली परिभाषा यहाँ से जो कि बेजेंस जी लिखते हैं, कहते हैं कि व्यक्तित्व अध्ययन जो पद्धति है गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति या परिस्थिति या संस्था का सावधानी पूर्वक या विश्लेषण जब किया जाता है। मतलब जो है ये क्या है, एक व्यक्तित्व अध्ययन जो है गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसमें किसी व्यक्ति या कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई संस्था हो सकती है, तो इनके बारे में जब सावधानी पूर्वक जब अध्ययन किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, तो इसी को हम व्यक्तित्व अध्ययन कहते हैं। अगली परिभाषा गिडिंग से लिखते हैं, कहते हैं कि अध्ययन किया जाने वाला व्यक्तित्व विषय केवल व्यक्ति अथवा जो है उसके जीवन की घटना अथवा विचारपूर्ण दृष्टि से एक राष्ट्र का इतिहास, एक जो है युग भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी अध्ययन का क्षेत्र हो सकता है, व्यक्ति का हो सकता है, जीवन की उसकी घटना का हो सकता है, फिर राष्ट्र का इतिहास भी हो सकता है। अब इसके यहाँ से हम प्रकार देखेंगे। व्यक्तित्व के बहुत सारे प्रकार है, जैसे कि व्यक्ति का अध्ययन। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है इसके अध्ययन को। तो इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन अथवा जीवन की किसी विशेष घटना का अध्ययन इसमें किया जाता है। मतलब जो है व्यक्ति का जो अध्ययन है, इसमें किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का अध्ययन किया जाता है, फिर व्यक्ति के किसी एक जो है उसके अंश का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति के परिवार के सदस्यों या उससे संबंधित जो है व्यक्तियों के संपर्क करके उनके विषय में आवश्यक सूचनाएं संकलित की जाती है। इस विधि में व्यक्ति के परिवार में उसके जो है पड़ोसी जो हैं, जो मित्र हैं, जो मंडली है, जो पत्र डायरी है, आत्मकथा, लेख, इस संस्मरण, जीवनी इतिहास आदि जो स्रोतों से जानकारी जो है मिल जाती है। ठीक है, किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए मान लो, तो उसके बारे में जानकारी कैसे करोगे? उसके परिवार वालों से पूछोगे, फिर उसके दोस्त पड़ोसी, उसी से जानकारी आप कर पाओगे। फिर दूसरा है कि समुदाय का जो है व्यक्तित्व अध्ययन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है किसी समूह या संस्था या जाति अथवा जो है समुदाय का अध्ययन किया जाता है। तो इस संबंध में उल्लेखनीय जो है विचार है, जैसे कि यहाँ से जो कि पीवी युंग जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि व्यक्तित्व अध्ययन जो है संपूर्ण समुदाय की खोज की जाती है जिसमें बौद्धिक कुशलता, अनुभव, सतर्कता की जो है आवश्यकता होती है। एक समुदाय का व्यक्तित्व अध्ययन उसकी आंतरिक स्थिति का पूर्ण रूप से अध्ययन हेतु सामग्री संकलन की व्यवस्थित एक पद्धति है जिसके लिए उन्हीं साधनों का प्रयोग किया जाता है जो साधन एक व्यक्ति के व्यक्तित्व अध्ययन के लिए जो प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, फिर इसमें लास्ट में क्वेश्चन है कि विशुद्ध जो शोध किसे कहते हैं, जिसे हम मौलिक शोध या जो है बुनियादी शोध भी कहते हैं। तो इसका जो उद्देश्य होता है तत्काल किसी जो है व्यवहारिक समस्या को हल करने के बजाय ज्ञान को बढ़ाना और जो है सैद्धांतिक जो सिद्धांत उसकी समझ जो है विकसित करना, इसी को हम विशुद्ध शोध कहते हैं। मतलब जो कोई भी जो समस्या है उसको हल करने के बजाय जो ज्ञान है उसको बढ़ाना और सैद्धांतिक जो सिद्धांत उसकी समझ को विकसित करना, यह होता है विशुद्ध जो है शोध। या जो है जिज्ञासा से प्रेरित होता है और ब्रह्मांड के मूलभूत नियमों, घटनाओं को समझने पर केंद्रित होता है, न ठीक है, न कि जो है समाधान प्राप्त करने पर। फिर यहाँ से अगला इसमें क्वेश्चन कि क्रियात्मक शोध किसे कहते हैं। तो क्रियात्मक शोध एक ऐसी शोध पद्धति है जो किसी जो है समस्या की पहचान करने, उसका समाधान करने और कार्रवाई करने पर जो केंद्रित रहता है। मतलब क्रियात्मक जो शोध है, मान लो कोई समस्या है, उसकी पहचान करने, उसका समाधान कैसे किया जाए, ठीक है, उसकी कार्रवाई करने पर केंद्रित है। यह एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें जो है योजना बनाना, कार्य करना, निरीक्षण करना, चिंतन करना इसमें शामिल है। इस पद्धति का प्रयोग अक्सर शिक्षा, सामाजिक विज्ञान जैसे क्षेत्रों में जो किया जाता है जहां शोधकर्ता जो प्रतिभागी मिलकर किसी वास्तविक समस्या को हल करने के लिए सहयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों की जो खराब उपस्थिति है इसकी समस्या को हल करने के लिए क्रियात्मक शोध का जो उपयोग करता है। मान लो जो है जैसे कि कोई कक्षा में जो विद्यार्थी काफ़ी पढ़ने आते थे, ठीक है, अब स्कूल नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, तो इस पद्धति के माध्यम से इसका उपयोग कर सकता है। वह समस्या का विश्लेषण करेगा, एक योजना बनेगा, कक्षा में कुछ नए तरीके भी लागू करेगा, ठीक है, दंड का जो है कुछ प्रावधान रखेगा जिसके कारण विद्यार्थी जो है रेगुलर जो है स्कूल आएंगे। फिर है वैज्ञानिक पद्धति के चरण के, इसको समझ लीजिएगा। तो वैज्ञानिक पद्धति के जैसे कि अवलोकन करना, परिकल्पना करना, निर्माण, प्रयोग, डेटा का विश्लेषण, निष्कर्ष निकालना, तो ये सभी क्या है वैज्ञानिक पद्धति के जो है प्रमुख चरण होते हैं। तो यहाँ से हम एक एक चरण को समझेंगे, जैसे कि अवलोकन और जो है प्रश्न। तो किसी घटना को देखकर उसके बारे में एक प्रश्न पूछना। फिर है परिकल्पना, तो प्रश्न का एक संभावित जो परीक्षण होता है, योग्य उत्तर का या जो है व्याख्या तैयार करना। फिर है प्रयोग, तो परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए एक नियंत्रित प्रयोग डिजाइन करना और उसको जो है चलाना। फिर है डेटा का विश्लेषण,
तो प्रयोग से प्राप्त जो आंकड़ा है उसको रिकॉर्ड करना, व्यवस्थित उसको करना और उसका जो विश्लेषण करना, फिर निष्कर्ष ये सभी जो डेटा होता है, ठीक है, उसका परिकल्पना करना, ठीक है, उसको जो है निष्कर्ष निकालना। फिर है संचार, तो अपने जो निष्कर्ष को दूसरे के साथ जो है साझा करना, अक्सर एक जो है शोध के पत्र के रूप में, तो ये होता है। फिर है वर्णनात्मक शोध, क्या है इसको समझिएगा। तो ये भी एक शोध की पद्धति है जो किसी घटना या जनसंख्या की विशेषताओं व का जो है व्यवस्थित और सटीक वर्णन जो है करता है। वर्णनात्मक शोध क्या है, किसी घटना या किसी जो है जनसंख्या की विशेषता का एक कह सकते हो सटीक से वर्णन करता है, इसी को वर्णनात्मक हम शोध कहते हैं। यह पता लगाने की बजाय कि क्यों जो है ऐसा होता है, इसकी मुख्य विशेषताओं में चर में जो है हेर फेर न करना, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह के डेटा का उपयोग करना, और जो है क्या अब कब कहाँ कैसे हुआ है, तो इसके बारे में भी जो है इसके उत्तर जो है ढूंढना इसमें शामिल है। या जो है शोध अक्सर गहन शोध से पहले प्रारंभिक कदम के रूप में किया जाता है, जिससे भविष्य में परिकल्पना के परीक्षण की नींव जो है रखी जाती है। फिर इसकी विशेषताओं की बात करें तो वह प्रायोगिक जो है प्राकृतिक, तो इस शोध में चर के साथ जो है छेड़खानी नहीं की जाती है। फिर है अवलोकनात्मक, इसकी दूसरी विशेषता है, तो जिसमें शोधकर्ता होता है चर का अवलोकन करते हैं और उन्हें जो है मापते हैं, जिससे उन्हें जो है प्राकृतिक अवस्था में जो है देखा जा सकता है। फिर है जो है प्रश्न के आकार, तो यह जो है क्या, कब, कहाँ और कैसे, और जैसे जो प्रश्न है इसके उत्तर देता है, लेकिन क्यों के प्रश्नों का नहीं। फिर अगली इसकी विशेषता डेटा का उपयोग, तो यह जो है गुणात्मक मात्रात्मक दोनों प्रकार के डेटा का जो उपयोग कर सकता है। फिर है विधि, तो सर्वेक्षण, अवलोकन, केस स्टडी जैसी विधियों का जो इसमें उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है किसी घटना, स्थिति या समूह का जो है विस्तृत और सटीक से जो है वर्णन करना, इसका उद्देश्य रहता है। अब शोध जो है अविकल्प क्या है इसको समझिएगा। तो शोध अविकल्प आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो एक जो है ये कह सकते हो शोध अध्ययन की एक योजना जो है रूपरेखा है। ये क्या है, शोध अध्ययन की एक रूपरेखा है जो बताती है कि शोध के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डेटा कैसे एकत्र किया जाए, उसका विश्लेषण कैसे किया जाए। ठीक है, यह एक जो है व्यवस्थित और संगठित दृष्टिकोण प्रदान करता है जो शोधकर्ता को दिशा निर्देश देता है, त्रुटि को कम करता है, जो गलतियां हैं उसको कम करता है, और जो है शोध प्रक्रिया को जो है सरल बनाता है, और शोध समस्या के आधार पर अध्ययन के उद्देश्य, परिकल्पनाओं और उपयोग की जाने वाली विधियों को जो है परिभाषित करता है ये। ठीक है, इसकी मुख्य बातें क्या हैं, जैसे कि संरचित जो है योजना, तो यह जो है एक संरचित योजना बनाता है जो अध्ययन को जो व्यवस्थित तरीके से संचालित करने में जो है मदद करती है। फिर है दिशा निर्देश, तो यह जो है शोधकर्ताओं के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में जो है कार्य करता है, जिससे शोधकर्ता जो होते हैं कार्य को एक निश्चित दिशा में करने को जो है इनको कह सकते हो दिशा मिलती है करने को। फिर है त्रुटियों को कम करना, तो यह जो है शोध प्रक्रिया में पूर्वग्रह और त्रुटियों को कम करने में जो है मदद करती है। तो ये थी इनके जो है कुछ मुख्य बातें, इनकी विशेषता। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। ये पूरे जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं सभी क्वेश्चन यदि आप देख लेते तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैंने संपूर्ण पाठ्यक्रम से आपके रख दिए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसमें है, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटा नहीं है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।